अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहले फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम मैथमेटिक्स को करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स का जो आज का हमारा टॉपिक है वो टेम्परेचर के बारे में, ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में है। ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड्स को डिस्कस करेंगे हम अपने आज के लेक्चर में। टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं आज के लेक्चर का। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो एक मेजरमेंट है हॉटनेस और कोल्डनेस की, बॉडी की, कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। उसकी जो शिद्दत है वो किसी जिस्म की टेम्परेचर कहलाती है। जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि किसी शख्स को फीवर है या उसको टेम्परेचर है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी कितनी गर्म है। मतलब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गर्माइश जो है उसमें गर्मी की शिद्दत जो है वो कितनी है, तो वो बॉडी का टेम्परेचर कहलाता है। इस तरह से टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है। और उन स्केल्स में से हम एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब एक तरह से ये टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। सेल्सियस जो है इसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये तीनों टेम्परेचर के यूनिट्स हैं। और जब हमने अपने फर्स्ट लेक्चर का स्टार्ट किया था जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, तो उसमें टेम्परेचर भी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी। और इस फिजिकल क्वांटिटी का जो एसआई यूनिट था, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट था, वो हमने देखा था कि टेम्परेचर का केल्विन है। अब टेम्परेचर के यूनिट्स जो हैं वो और भी हैं। जैसे हमारे पास लेंथ के यूनिट्स है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, लेकिन लेंथ का एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। इस तरह टेम्परेचर का एसआई यूनिट जो है हमारे पास वो केल्विन है, लेकिन टेम्परेचर के और भी यूनिट्स हैं, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। जी हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एनी ऑफ सेवरल स्केल्स। टेम्परेचर जो है वो मेजरमेंट है हॉटनेस की और कोल्डनेस की, गर्मी की या ठंडा होने की शिद्दत। अब किसी भी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो सिर्फ गर्म होने को नहीं बोलते, बल्कि गर्म होने की या ठंडा होने की जो शिद्दत है वो टेम्परेचर कहलाती है। उसको एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट स्केल्स में। इसके जो स्केल्स हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है और एक केल्विन स्केल भी है। Temperature indicates the direction in which heat energy will spontaneously flow. हीट एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये टेम्परेचर इस बात का तयन करता है। आई फ्रॉम अ हॉटर बॉडी वन ऑफ टू अ हायर टेम्परेचर टू अ कोल्डर बॉडी वन एट अ लोअर टेम्परेचर। हॉटर बॉडी कौन सी होगी? ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और कोल्डर बॉडी वो बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हॉटर बॉडी है, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो कोल्डर बॉडी है। तो हमारे पास जो हीट की ट्रांसफर है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। तो हम कहते हैं कि हीट जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू अ लो टेम्परेचर। जी टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर की जो स्केल्स हैं उनको देखते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट हम एफ से करते हैं, सेल्सियस को सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। जी टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूलाज। टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूलाज हैं कि आपके पास किसी एक स्केल में टेम्परेचर गिवन है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे स्केल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इनको आप मेमोराइज करेंगे। अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है सेल्सियस में और उसको आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो आप क्या करेंगे, जो सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से। 9/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 9 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में फॉर्म में है 9/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है उससे, और प्लस करेंगे 32। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम 9/5 को मल्टीप्लाई करेंगे सेल्सियस में गिवन टेम्परेचर से और उसको में ऐड करेंगे 32। तो हमारे पास जो न्यू टेम्परेचर आएगा वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो चुका होगा, फ़ारेनहाइट में आएगा। जैसे हमारे पास अगर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है, आप उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना चाह रहे हैं, आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, आपके पास जो भी आंसर आएगा आप उसमें ऐड करेंगे 32। ठीक है, इस तरह से आपके पास अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 0 पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, तो 9/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। जब 0 में 32 ऐड करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इस तरह आपके पास जो एमसीक्यूज हैं आपके वो इस तरह से आ सकते हैं कि आपको सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है और आपसे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पूछ लिया जाए। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट में? 32 फ़ारेनहाइट है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको काउंट करें तो ये 212 फ़ारेनहाइट बनते हैं।
अब हमारे पास जो थर्मामीटर होता है, जो जिसे हम डॉक्टर या हम लोग खुद भी बुखार जिसे चेक कर सकते हैं, फीवर मापते हैं, बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, तो उसमें जो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसे 98 कंसीडर किया जाता है, 98.6 और 37-38 वो डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट होता है। तो जो हम टेम्परेचर मापते हैं उस वक्त 98 जो 0.6 या 98, 99 बुखार हम देख रहे होते हैं, वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देख रहे होते हैं, सेंटीग्रेड में नहीं या सेल्सियस में नहीं देख रहे होते, बल्कि वो फ़ारेनहाइट में होता है। जी, अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करना हो तो इसमें भी कन्वर्जन हो सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है उसमें से 32 माइनस करेंगे। ये आपका ऊपर वाली इक्वेशन से ही ये इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। 32 माइनस करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। जी देखिए, ऊपर वाले फार्मूला से हम कैसे ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। हम फ़ारेनहाइट में 32 को जब इस तरफ लेके आएंगे इक्वेशन की दूसरी तरफ, तो 32 माइनस हो जाएगा, इसकी साइन चेंज होगा। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है मैथ में, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एफ डिग्री एफ मतलब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय सी। तो हम 9/5 को जब इस अपनी इक्वेशन की लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो ये 5/9 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5/9। अब देखिए, पहले माइनस होगा और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ़ारेनहाइट वाला काम, जब फ़ारेनहाइट में से जब 32 को हमने माइनस करना है, वो हम पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें बोर्ड मास रूल जो है मैथमेटिक्स का, वो यूज होता है। हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करते हैं, फिर हम उसमें जो हमारे पास ऑफ में आती है चीज उसको सॉल्व करते हैं, और फिर डिवीजन में, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम एक अरेंजमेंट से इनको चीजों को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में ऑपरेशन कोई भी हो, प्लस का हो माइनस का हो, हम ये देखेंगे कि हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व आउट करना है। जी, सेल्सियस टू केल्विन। अब सेल्सियस से जब केल्विन में कन्वर्जन करते हैं तो क्या करते हैं हम, जो सेल्सियस में से टेम्परेचर गिवन है उसमें 32 प्लस करते 273 प्लस करते हैं। अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है केल्विन में वो 273 केल्विन है। ठीक है, केल्विन टू सेल्सियस, तो केल्विन से सेल्सियस में जब चेंज करेंगे तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 माइनस करेंगे तो टेम्परेचर आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। इस तरह से आप यहाँ पे टेम्परेचर की कन्वर्जन, एक स्केल में टेम्परेचर गिवन है, आप उसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन जो है इस तरह से आता है कि आपसे वाटर का बॉइलिंग या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए। अब हमें सेंटीग्रेड में नो हाउ होती है वाटर के टेम्परेचर की। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये सेंटीग्रेड में हमें ये वैल्यूज मोस्टली कॉमनली नोन होती हैं। अब आपके पास जो एमसीक्यूज आ जाए उसमें अगर आपको ये फ़ारेनहाइट में दे दिया जाए तो हम फौरन से वो क्लिक नहीं करता माइंड में कि किस तरह हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, या मोस्टली हमें ये भी पता नहीं होता कि ये एफ क्या है। तो आपने उससे क्या करना है, ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको ऑप्शन जो है वो केल्विन में है, तो आप फौरन से 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जब केल्विन में चेंज करेंगे वो 273 केल्विन आएगा। तो मीन वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन भी है। इस तरह से हमने सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट किया था, तो हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था। मीन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक टेम्परेचर है किसी बॉडी का, वो अगर फ़ारेनहाइट में जाएगा तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बनेगा, और वही टेम्परेचर अगर केल्विन में जाएगा तो वो 273 केल्विन हमारे पास वैल्यू उसकी आएगी। ठीक है, इस तरह से अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं वाटर का, तो उसकी में अगर आप फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करेंगे वो 212 फ़ारेनहाइट आएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आप 273 जब ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू 373 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगी। इस तरह आप देखें कि हमने वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट स्केल में फाइंड आउट किया, तो उसकी वैल्यू डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हुए देखना है कि स्केल कौन सा है। जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास हीट ट्रांसफर का। हीट ट्रांसफर क्या होती है? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखना है हीट क्या है। हीट एनर्जी का ट्रांसफर है एक गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइटेड मैच विल ट्रांसफर हीट टू अ लार्ज पैन फिल्ड विद lukewarm low temperature object. Note that the actual amount of thermal energy each object has does not matter, as the pan of lukewarm water might have more thermal energy than the match. What is the needed for heat transfer to take place is the difference in temperature
between two objects. Without this difference, no heat transfer take place. देखिए हीट का ट्रांसफर तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट्स में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा. अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है दो बॉडीज में तो उनमें हीट ट्रांसफर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा. अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है तो उनमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा. हीट ट्रांसफर तब होगी जब दो ऑब्जेक्ट्स जो है उनका टेम्परेचर डिफरेंट है. डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान हीट ट्रांसफर होगी. जी नेक्स्ट देखिए हमारे पास हीट ट्रांसफर के मेथड जो है उनको हमने एक डायग्राम में शो किया हुआ है. हीट ट्रांसफर के कुछ मेथड है. देखिए अब हीट का ट्रांसफर होना तो वो किसी ना किसी तरीके से होगा. ठीक है, हीट का ट्रांसफर जो है वो उसके तीन मेथड जो है वो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है. तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों तरीकों से हीट का ट्रांसफर होता है. अब हीट का ट्रांसफर इन तीनों तरीकों से कैसे होता है हम वो देखेंगे कि कंडक्शन में कंडक्शन क्या है वो किन ऑब्जेक्ट्स में होती है, कन्वेक्शन क्या है किन ऑब्जेक्ट्स में होती है, रेडिएशन क्या है. ठीक है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड जो है इनको हम स्टडी करेंगे. हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन थ्री वेज, बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन. कंडक्शन क्या है? कंडक्शन हीट के ट्रांसफर का एक ऐसा मेथड है जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट. ये डायरेक्ट कांटेक्ट में जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें हीट का ट्रांसफर होता है. इसके लिए एक बहुत एग्जांपल है मशहूर जो बच्चों को अभी हम मतलब समझाने के लिए बहुत लो लेवल पे देते हैं. तो अगर आप में से जो साइंसेज के स्टूडेंट नहीं है वो इससे इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को. कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज आप देखें कि एक टीचर है वो क्लास में चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है. टीचर के पास चॉकलेट्स हैं और वो क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है. तो एक तरीका ये है कि टीचर अपने पास बच्चों को बुलाए. एक तरीका ये है सबसे पहले कि टीचर एक बच्चे को चॉकलेट दे दे, वो नेक्स्ट को ट्रांसफर करता जाए. ठीक है, इस तरह एंड तक पहुंच जाए. फिर टीचर चॉकलेट्स एक बच्चे को देता जाए और वो आगे आगे ट्रांसफर करता जाए. इस तरह चॉकलेट्स पूरी क्लास में पहुंच जाएंगे. दूसरा तरीका हमारे पास क्या है चॉकलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का कि आप लोग हम एक एक बच्चे को बुलाए टीचर अपने पास. ठीक है, और उसको चॉकलेट देता जाए और वो अपनी जगह पे वापस जाता जाए. चॉकलेट ले और अपनी जगह पे वापस चला जाए. चॉकलेट की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से भी हो सकती है. थर्ड वे हमारे पास क्या है कि अगर टीचर ऐसी फेंक दे क्लास में चॉकलेट्स और चॉकलेट्स किसी भी बच्चे के पास जो है वो रैंडमली चली जाए. ठीक है, तो ये एक तरह से चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक थर्ड वे है. तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को आप इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं. मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंडक्शन आपका वो मेथड है, वो तरीकाकार है जिसमें आपकी जो फर्स्ट वाला क्या था कि टीचर ने एक बच्चे को चॉकलेट दी, उसने अगले को डिस्ट्रीब्यूट की, उसने नेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी. ठीक है, इस तरह से चॉकलेट पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तो वो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट में थे ना. अब सारे बच्चे टीचर से कांटेक्ट में नहीं थे बल्कि ऑब्जेक्ट्स आपस में हर स्टूडेंट दूसरे से कांटेक्ट कर रहा था. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट का एक ऐसा मेथड जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. दिस ट्रांसफर अकर व्हेन मॉलिक्यूल्स हिट अगेंस्ट ईच अदर. ये मेथड तब होता है जब मॉलिक्यूल हिट करते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, सिमिलरली टू अ गेम ऑफ पूल वेयर वन मूविंग बॉल स्ट्राइक्स अनदर causing the second to move. Conduction take place in solid, liquid and gases but works best in material that have simple molecule that are located close to each other. For example, metal is the best conductor than wood or plastic. जी देखें, कंडक्शन का जो मेथड है ये लिक्विड और गैसेस में होता तो है, लेकिन अगर आपके पास ये पूछा जाए कि कंडक्शन का मेथड किन इन तीनों स्टेट में से किस में से बेस्ट है तो कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में बेस्ट होती है. सॉलिड में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कंडक्शन के जरिए से होती है बनिस्बत लिक्विड और गैसेस में. लिक्विड और गैसेस में कंडक्शन का प्रोसेस बहुत ज्यादा नहीं होता. जो सॉलिड्स हैं उनमें लिक्विड का प्रोसेस होता है. अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यही कंसिडर करेंगे कि सॉलिड्स जो है वो हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के तरीके से करते हैं. जी, कंडक्शन के तरीके से जब हीट का ट्रांसफर करते हैं सॉलिड्स तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है हमारे पास के सॉलिड्स जो हैं वो देखिए उनके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. हमने कल पढ़ा था कि सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेट होते हैं. जब मॉलिक्यूल क्लोजली रिलेट है वो अपनी जगह तो नहीं छोड़ेंगे, वो सिर्फ अपनी एनर्जी नेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे. जब वो वाइब्रेट करेंगे अपनी एनर्जी वाइब्रेशन मोशन करेंगे, अपनी एनर्जी नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे, वो मॉलिक्यूल नेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा. इस तरह जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास जो कंडक्शन है सॉलिड में जब होती है तो इसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते बल्कि एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को हीट का एनर्जी का ट्रांसफर करता है और हमारे पास हीट जो है वो इस तरीके से ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है, तो ये जो मेथड है, ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट का तरीकाकार है, इसमें मॉलिक्यूल आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. ठीक है, और मेटल जो है ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. ठीक है, तो बेटर कंडक्टर है. तो मेटल में ये कंडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्पीडली होता है कंडक्शन का ट्रांसफर ऑफ हीट जो है बाय कंडक्शन.
जी, इसकी मिसाल आप ये ले लें कि अगर हम घरों में खाना पका रहे हैं, हमारे जो बर्तन है, फ्राइंग पैन है, आपने उसके नीचे जब आग जलाई, तो फ्राइंग पैन का जो हैंडल है, वो भी गर्म हो गया, ठीक है? आपका जो बर्तन है, आपका खाने पकाने वाले चम्मच हैं, उनका हैंडल भी गर्म हो जाता है और वो हैंडल गर्म तब ज़्यादा होता है, जब वो मेटल का बना हुआ हो। अगर आपका हैंडल वुड का या प्लास्टिक का हो, ये बैड कंडक्टर है हीट के, तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। लेकिन अगर आपका हैंडल जो है, वो भी अगर लेट्स सपोज आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ कर रहे हैं और आपका हैंडल जो है, वो भी उसी मटेरियल मेटल का बना हुआ है, तो आपका हैंडल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अब देखिए, जो आप हीट ट्रांसफर कर रहे थे, वो अपने सॉस पैन को या अपने फ्राइंग पैन को, जो भी आपका बर्तन है, आप उसको हीट ट्रांसफर हो रही थी। अब यहाँ तक आपके हैंडल के आखिरी सिरे तक हीट कैसे पहुंची, ठीक है? तो वो हीट का जो ट्रांसफर हुआ, अब हैंडल का जो आखिरी सिरा है, वो तो खुद उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं गया, बल्कि जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर था, जिसको डायरेक्ट हीट ट्रांसफर हो रही थी, उसने नेक्स्ट ट्रांसफर की, इस तरह हीट जो है, और वो फौरन से गर्म नहीं होता, कुछ टाइम लगता है। मतलब मालिक्यूल्स की वाइब्रेशनल मोशन होती है, मालिक्यूल अपनी हीट आगे ट्रांसफर करते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि हीट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस तरह से जो ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड है, इसको कंडक्शन कहते हैं। G. Think of a frying pan set over an open camp stove. The fire's heat causes molecule in the pan to vibrate faster, make it hotter. These vibrating molecules collide with their neighboring molecule, making them also vibrate faster. As these molecules collide, thermal energy is transferred via conduction of the rest of the pan. If you have ever touched the metal handle of a hot pan without a pot holder, you have first hand experience with heat conduction. जी देखें, इसी में हमने फ्राइंग पैन वाली जो एग्जांपल हमने अंडरस्टैंड की है, अभी उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि मालिक्यूल जो है वो क्लाइड करते हैं, अपनी एनर्जी नेबरिंग मालिक्यूल को देते हैं, वो नेक्स्ट ट्रांसफर अपनी एनर्जी आगे करता है, वाइब्रेशन होती है मालिक्यूल के दरमियान। तो इस तरह से जो हीट का ट्रांसफर है, वो बाय कंडक्शन होता है मालिक्यूल का फ्राइंग पैन के अंदर। ये भी ट्रांसफर ऑफ हीट की एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर आप नीडल है आपके पास कोई भी, आप इसको कैंडल के ऊपर रखा हुआ है, तो आप एक सिरे से गर्म करें तो आखिरी सिरा जो है उसका वो भी गर्म हो जाएगा हीट के ट्रांसफर की वजह से, बाय कंडक्शन। जी, some solids such as metal are good heat conductor. Not surprisingly, many pots and pans have insulated handles. इनके handle insulated material के बने होते हैं. Air, a mixture of gases and water, are poor conductor of thermal energy. They are called insulator. ऐसे material जो heat का transfer नहीं करते अच्छे से, वो उसे insulator कहते हैं. Conduction in atmosphere. Conduction, radiation and convection all play a role in moving heat between Earth's surface and the atmosphere. Since air is a poor conductor, most energy transfer by conduction occur right near Earth's surface. Conduction directly affects air temperature and only a few centimeters into the atmosphere. जी, convection क्या है? Convection is the process by which heat is transferred by the movement of heated fluids such as air or water. ये जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है, ये लिक्विड और गैसेस में होता है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को समझने के लिए आप ये देखें कि ये हमारे पास चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का वो तरीका था कि हर स्टूडेंट टीचर के पास आ रहा है, ठीक है, और टीचर उसको चॉकलेट देती है और वो अपनी जगह पे वापस चला जाता है। इसकी एग्जांपल आप ये इसको कंसीडर ये करें कि अगर आप लोग घरों में या पानी बॉईल कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आपने पानी जब गर्म कर रहे हैं, तो उसमें पानी जब बॉईल होता है, तो जो नीचे वाला पानी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जल्दी इंक्रीज होगा, ठीक है, उसको हीट ज्यादा मिल रही है। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उस पानी के बुलबुले बन के ऐसे लगता है कि वो पानी ऊपर उठ रहा है और अपनी जगह छोड़ रहा है, और जो ऊपर से पानी है वो नीचे जाता है। तो बॉईल होती है, तो इस तरह का हमें प्रोसेस देखने को नजर आ रहा होता है, ठीक है। वो जो ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड है, वो कन्वेक्शन है। उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह छोड़ देते हैं। जो भी मॉलिक्यूल है, लिक्विड है या गैसेस हैं, वो हीट अप होती हैं। हीट अप होने से उनके वजन में एक तरह से कमी आती है, वो हल्की हो जाती है। जब हल्की होती हैं गैसेस या लिक्विड, वो ऊपर उठती हैं हल्की होकर। उनकी जगह लेने के लिए और लिक्विड वहां पे आ गया, ठीक है। पानी के आप एग्जांपल ले, तो और लिक्विड आ गया उस जगह पे। उस लिक्विड का टेम्परेचर भी जब इंक्रीज हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ हीट उसमें हो जाएगी, तो इस तरह से पूरा लिक्विड जो है वो अपना टेम्परेचर एक जैसा कर लेता है कुछ देर के बाद। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट का मेथड है, इसे कन्वेक्शन कहते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह छोड़ते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अपनी जगह छोड़ के टीचर के पास आ रहे हैं, चॉकलेट्स ले रहे हैं, अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल जो है वो अपनी जगह को छोड़ते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन रिजल्ट फ्रॉम अ टेंडेंसी ऑफ मोस्ट फ्लूइड टू एक्सपैंड व्हेन हीटेड। जो फ्लूइड है वो एक्सपैंड करते हैं हीट होने पे, टू बिकम लेस डेंस होते हैं, टू राइज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज बाय कौन सी
इंक्रीज होते हैं, मतलब इनका जो डेंसिटी है वो कम होती है और इनका जो ये ऊपर उठते हैं हल्के होने की वजह से। सर्कुलेशन काज्ड बाय दिस इफेक्ट अकाउंट फॉर द यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ वाटर इन अ केटल और एयर इन अ हीटेड रूम। हीटेड रूम के अंदर जो एयर है वो भी इस तरह से एक्सपैंड होती है। द हीटेड मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड द स्पेस दे मूव इन थ्रू इंक्रीज स्पीड अगेंस्ट वन अनदर, राइज एंड देन कूल एंड come close together again with increase in density and a resultant sinking। जी इसमें देखें, अगर आपके पास इन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है एक हॉट रूम की, तो इसमें जब आप कमरे में हीटर चलाते हैं तो हीटर की जो सामने वाली हवा होती है वो गर्म होती है, वो गर्म होकर हल्की होती है, वो ऊपर उठ जाती है, उसकी जगह लेने के लिए और हवा आ जाती है। इस तरह कमरे की जो पूरी हवा है एक तरह से वो गर्म हो जाती है। इस तरह से एयर कंडीशनर भी आपके इसी असूल के तहत काम कर रहे होते हैं। कमरे को जो ठंडा करते हैं वो भी इसी असूल के तहत आपका काम कर रहे होते हैं, उनमें भी हीट का ट्रांसफर जो है वो इस तरीके से हो रहा होता है। इसके अलावा जो घरों में खिड़कियां और रोशनदान होते हैं, इनका क्या काम होता है? देखिए, जो खिड़की है वो ताजा हवा लेके आती है, जो रोशनदान होते हैं घरों में, तो कमरे की जब हवा है वो गर्म होती है, जो हवा जो गर्म होकर ऊपर उठती है, जो हवा ऊपर उठेगी वो रोशनदान से बाहर चली जाएगी और इस तरह से जो ताजा हवा है वो खिड़की से कमरे के अंदर आ जाती है, ठीक है, उसकी जगह लेने के लिए। तो ये जो हम छोटे छोटे काम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं तो उसमें साइंस इस तरह से इन्वॉल्व हो रही होती है। फोर्स कन्वेक्शन इन्वॉल्व द transport of fluid by method other than that resulting from vibration of density with temperature. Movement of air by a fan or of water by a pump are example of force convection। जी फोर्स कन्वेक्शन की मिसालें हैं, इसमें उसको टेम्परेचर जो है वो दिया जाता है किसी भी बॉडी को कन्वेक्शन के प्रोसेस करवाने के लिए, मतलब हम किसी तरीके से एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं। कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं? गैसेस आल्सो एक्सपैंड और हीट है। जो गैसेस है लिक्विड का तो हमने देख लिया पानी की एग्जांपल से, अब गैसेस भी एक्सपैंड करती हैं हीट होने पे, ठीक है। दस कन्वेक्शन करंट्स आर इजीली सेट अप ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनमें टेंपरेचर का डिफरेंस होने की वजह से कन्वेक्शन करंट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो डेवलप होते हैं। कन्वेक्शन करंट का यूजेस क्या है? कन्वेक्शन स्ट्रीम सेटअप बाय electric gas or coal radiator warm our houses and workplaces. Focal warming frameworks in structure take a shoot at the same guiding by convection. Convection streams happen on a substantial scale in nature. ये नेचर में जो है ये हर वक्त होती रहती हैं। The everyday temperature changes in the climate came about because of the dimensions dissemination of warm or icy air that goes over the local land and ocean breeze are traditionally the sample of convection stream। जी देखिए इसमें क्या है हमारे पास कि जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो उनका यूज क्या है कि ये हमारे घरों को कमरों को गर्म रखते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जो टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं एटमॉस्फेयर में वो कन्वेक्शन की वजह से होती हैं। तो इसमें जो ओशन ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है वो इसके एग्जांपल है। ओशन ब्रीज और लैंड ब्रीज को उर्दू में नसीम बर्री और नसीम बहरी बोलते हैं। तो ये नसीम बर्री और नसीम बहरी यही हवाएं ऐसी हैं जो टेम्परेचर में तब्दीली की वजह बनती हैं, ठीक है। तो ये लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या हैं, इनको हम देखते हैं ये कब कब चलती हैं और इनका काम क्या होता है। लैंड एंड सी ब्रीजेस आर विंड एंड वेदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद कोस्टल एरियाज। अ लैंड ब्रीज इज अ ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड आउट टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ वाटर। ये जो हवाएं हैं, देखिए क्या होता है, हमने देखा कि कन्वेक्शन का प्रोसेस तब होता है जब कोई भी हवा जो है वो गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, उसकी जगह लेने के लिए और हवा आती है। तो दिन के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त जो जमीन का टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, समंदर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है दिन के वक्त, ठीक है। तो उसमें टेम्परेचर जो है जमीन का ज्यादा है तो जमीन से हवा गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठ के वो समंदर की तरफ जाती है। तो समंदर से ठंडी हवाएं जो हैं वो उसकी तरफ मूव करती हैं जमीन की तरफ, ठीक है। सी ब्रीज जो है वो एक विंड है ब्लोइंग फ्रॉम द वाटर ऑन टू द लैंड, और सी ब्रीज एक ऐसी हवा है जो पानी से जमीन की तरफ चलती है। लैंड ब्रीज सी ब्रीज अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग बिटवीन लैंड और वाटर सर्फेस। लैंड और वाटर सर्फेस के दरमियान जो हीट का डिफरेंस है एक तरह से, उसकी वजह से ये ओशन और लैंड ब्रीजेस चलती हैं। तो रात के वक्त जो है वो समंदर ठंडा होता है जमीन के मुकाबले में, तो जमीन जो है वो ठंडी होती है समंदर के मुकाबले में। तो समंदर की हवा गर्म होती है, वो गर्म होकर ऊपर उठती है, उसकी जगह लेने के लिए जमीन से हवा वहां पे आती है। जिस तरह से ये जो हवाएं हैं ये चलती रहती हैं, इन हवाओं को नसीम बरी और नसीम बहरी कहते हैं, और ये टेम्परेचर
में तब्दीली की वजह बनती है और इसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन सिंपल हम जो देखें तो रेडिएशन जो है वो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट का एक ऐसा मेथड है जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो डायरेक्ट रेडिएशन से हम तक पहुंचती है, सूरज की हरारत, ठीक है, हम तक पहुंचती है। रेडिएशन इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। रेडिएशन जो है वो एनर्जी की एक ऐसी शक्ल है जो सोर्स से आती है और स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से, लाइट की जितनी स्पीड है उस स्पीड से ट्रेवल करती है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁻8 ms-1 होती है स्पीड ऑफ लाइट। दिस एनर्जी हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। इस एनर्जी का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एसोसिएट होता है उसी के साथ, एंड हैज वेव लाइक प्रॉपर्टीज की वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है। यू कैन आल्सो कॉल रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं आप, इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। थर्मल रेडिएशन क्या है? हीट ट्रांसफर ड्यू टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज थर्मल रेडिएशन। हीट का ट्रांसफर जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से होता है उसे थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक हमारा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हीट ट्रांसफर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय रेफरेंस टू द ब्लैक बॉडी। रेडिएशन का जो हीट ट्रांसफर है उसको हम ब्लैक बॉडी के रेफरेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं और ऐसी बॉडी हमारे पास ब्लैक बॉडी कहलाती है जिसके हम रेफरेंस से ट्रांसफर ऑफ हीट को मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये है रेडिएशन है, रेडिएशन की जो में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है उसकी हम एग्जांपल जो है वो सन के ले सकते हैं कि सूरज की हरारत हम तक जो पहुंचती है वो रेडिएशन के जरिए से पहुंचती है। इस तरह रेडिएशन को हायर लेवल पे लेके जाते हैं, इसमें एक्सरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस तरह से बहुत सारी इसकी फॉर्म आ जाती हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है रेडिएशन के बारे में जो हमें आना चाहिए वो इतना ही इनफ है कि रेडिएशन जो है उसमें सोर्स की तरफ, सोर्स से जो रेडिएशन है, जो हीट है वो ट्रांसफर होती है और ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से। कितनी लाइट की स्पीड है उस स्पीड से वो ट्रेवल करती है। जी नेक्स्ट हम लोग अपना मैथ का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स का हमारा लेक्चर है, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम आज डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको ये बताती चलूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होनी चाहिए। आपको जो ज्योमेट्री है उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ऐसे हम इसको आज के लेक्चर में अपने डिटेल से स्टडी करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, हम किस तरह पे ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। Trigonometry is one of the important branches in the history of mathematics that deal with the study of the relationship between the sides and angle at a right angle triangle. Right angle triangle की जो sides हैं और angle हैं उनके दरमियान relation को study करते हैं trigonometry की मदद से। This concept is given by Greek mathematician Hyphaestus. In this article, we are going to learn the basics of trigonometry such as trigonometric function, ratios, trigonometric table, formulas, and many more examples. जी, what is trigonometry? Trigonometry is one of the most important branch in mathematics that finds huge application in diverse fields. The branch called trigonometry basically deal with the study of the relationship between the sides and angle of the right triangle. जी, trigonometry है क्या? ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम राइट ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसका एक एंगल 90 का होता है। अब हमें ये बात पता है कि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है, बाकी एंगल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 का होता है। जी, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो it helps to find the missing or unknown angles or the sides of right triangle. जी, हमारे पास अगर राइट ट्रायंगल में कोई अननोन एंगल हो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए। इन ट्रिग्नोमेट्री द एंगल कैन बी ईदर मेजर्ड इन डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल्स होते हैं उन्हें डिग्री में मेजर कर सकते हैं, उन्हें रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स आर ऑफ कैलकुलेशन आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90। अब जो एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो हमारे पास डिग्री में भी हो सकते हैं और रेडियन में भी। अब डिग्री और रेडियन एंगल की एक तरह से यूनिट्स हैं, ठीक है। तो हम डिग्री से रेडियन में एंगल की कन्वर्जन कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हैं। हमारे पास जो एक डिग्री होता है उसमें π/180 रेडियन होते हैं, एक डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। हमारे पास कोई भी जब इक्वेशन आ जाए, हमें एंगल दिया जाए, उसको डिग्री में हो, हम इसको
रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर डिग्री में एंगल, रेडियन में एंगल गिवन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप उसको 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इन टू सब ब्रांचेस। द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर प्लेन ट्रिग्नोमेट्री एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं जो इवन और ऑड होते हैं। अब हमें इवन और ऑड फंक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इवन और ऑड कब होते हैं। ऑड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एक्स के बराबर है, मतलब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स गिवन है, हम उसमें एक्स की जगह जब माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो माइनस को अगर बाहर निकाल दे तो हम ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन if f of minus x is equal to minus f of x and symmetric with respect to origin। और ऐसे फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं with respect to origin। जो हमारे पास ऑड फंक्शन है वो सिमेट्रिक होते हैं with respect to origin, और f of minus x is equal to minus f of x होता है। ये ऐसे फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन कहलाते हैं। अब एग्जांपल लें इसकी, अगर आप देखिए सिंपल फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात नहीं करें, अगर हम सिंपल फंक्शंस की बात करें तो अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, कोई फंक्शन गिवन है, तो हम x स्क्वायर की जगह जब माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो फिर पॉजिटिव वैल्यू हमें एक जनरेट करके देगा। इसका मतलब है कि f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स और माइनस f ऑफ x जो है वो इक्वल आ गए। जब इक्वल आ गए तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है। इस तरह अगर हम क्यूब वाला फंक्शन लें, माइनस एक्स क्यूब लें, ठीक है, तो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब में हम जो क्यूब पावर है, पावर जब ऑड आ जाए तो माइनस बाहर निकाल देता है फंक्शन, ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। जब माइनस बाहर आएगा तो ये फंक्शन होगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। मतलब x स्क्वायर फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, x क्यूब फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो भी कुछ इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं। इवन फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x एंड सिमेट्रिक टू द y एक्स। तो जिस सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, सिमेट्री होने का मतलब ये है कि अगर हम इन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें, जिस तरह का वो ग्राफ y एक्सिस की एक साइड पे होगा उसी तरह का y एक्सिस की दूसरी साइड पे भी होगा। इस तरह का ऑड फंक्शन जो है उनका ग्राफ हम अगर ड्रॉ करें तो जैसे हमारे पास सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होने का मतलब ये है कि जैसा ग्राफ पहले एक्सिस में होगा, पहले कोऑर्डिनेट में होगा, ऐसा ही ग्राफ एक दूसरे कोऑर्डिनेट में भी होगा। इस तरह से अगर आप दूसरे तीसरे कोऑर्डिनेट में जैसा ग्राफ होगा वैसा ही चौथे कोऑर्डिनेट में भी होगा। और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि जैसा ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा वैसा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में भी होगा, और जैसा सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा वैसा फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी होगा। तो ऐसा फंक्शन अगर हो जाए तो ये फंक्शन जो है ये हमारे पास ऑड फंक्शंस कहलाती हैं, जो ओरिजिन के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कौन सी होती हैं? साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है। अब साइन, कोसाइन और टेंजेंट क्या है? द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो ट्रायंगल की होती हैं उन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोलते हैं। साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट आर थ्री इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आर एब्रिविएटेड एज साइन। साइन SIN, साइन फंक्शन जो है इसको साइन बोलते हैं, इसको लिखते हैं SIN। कोसाइन फंक्शन को COS लिखते हैं, कॉस से लिखते हैं, TANGENT, टेंजेंट फंक्शन को TAN से लिखते हैं। तो इनकी एब्रीविएशन बताई हुई है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन 3 मोस्ट कॉमनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो साइन, कॉस और टेन है। 3 रेशियो जो है वो इनकी रेसिप्रोकल रेशियोज हैं। साइन की जो रेसिप्रोकल रेशियो है वो कोसाइन है, ठीक है, और सॉरी कोसिक है, और कोसाइन की सेक है, ठीक है, और टेंजेंट की कॉट है, टेन की कॉट है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन की रेसिप्रोकल जो है वो कोसिक है, कॉस की रेसिप्रोकल सिकन है, टेन की रेसिप्रोकल कॉट है। तो लेट अस सी हाउ आर दीस रेशियोज एंड फंक्शन इवैल्यूएटेड इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो इस तरह से, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? किसका एक एंगल जो है 90 का होता है। अब एक एंगल ट्रायंगल का हमारे पास 90 का है, ठीक है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 का है। 90 के एंगल के सामने वाली जो सात साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं और अपोजिट साइड भी बोलते हैं। सॉरी, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, अमूद बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। जो हमारे पास से जिसे हम कहते हैं कि लेटा हुआ सीधा सीधा जो है उसको हम बेस भी बोलते हैं और एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, ठीक है। जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है, और जो राइट ट्रायंगल के सामने वाला टिल्ड सिरा होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाता है, और उर्दू में इसे वितर बोलते हैं। उर्दू में हम लोग इसको वितर बोलते हैं। हमारे जो परपेंडिकुलर है इसको उर्दू में अमूद बोलते हैं, और जो बेस है उसको हम लोग
उर्दू में कायदा बोलते हैं। तो ये हमारी जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स हमें पहले पता होने चाहिए, तीनों साइड्स को यूज करते हैं हम आगे अपना फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आर कैलकुलेटेड यूजिंग द बिलो फार्मूला एंड कंसीडर द अबव फिगर। इट इज नेसेसरी टू get knowledge about the sides of a right triangle because it defines the set of important trigonometric function। तो कह रहे 6 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जो ऊपर वाली डायग्राम है इसको हम यूज करेंगे इसमें, और ये फार्मूला जिसके नीचे गिवन है। ये देखें जो साइन फंक्शन है जिसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस के बराबर है। ऑपोजिट साइड क्या है ट्रायंगल की, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसकी ऑपोजिट साइड देखिए, ऑपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑपोजिट साइड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऑपोजिट, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। जो एडजेसेंट है उसको बेस बोलते हैं। जो हमारे पास आपका हाइपोटेनियस है इसको हाइपोटेनियस ही कहते हैं और उर्दू में इसे वितर बोलते हैं। तो जो साइन फंक्शन होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। मतलब अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें तो साइन फंक्शन हमारे पास ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। इस तरह अगर हम लोग यहाँ पे कॉस फंक्शन की बात करें तो कॉस फंक्शन हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होगा। मतलब कॉस फंक्शन की वैल्यू जो है वो बेस बाय परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जो हमारा कॉस साइन फंक्शन है उसकी वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और कॉस फंक्शन की वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेनियस। इस तरह से हमारे पास टेन फंक्शन जो है उसकी वैल्यू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होती है, मतलब वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, ठीक है। तो हम देखें इन वैल्यूज को दोबारा से, जो साइन वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मीन ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। जो कॉस वैल्यू है वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, और टेन जो है वो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। और जो कोसिकन और ये कोसिक जिसको हमने लिखा हुआ है सेक है और कॉट, ये ऊपर वाले तीन रेशियोज के रेसिप्रोकल्स हैं। मतलब अगर साइन जो है वो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो कोसिक आपका उसका रिवर्स होगा। मतलब आप नीचे वाली चीज को ऊपर ले आएंगे, ऊपर वाली चीज को नीचे ले जाएंगे, तो ये हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट साइड होगा, मतलब ये हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होगा। जो सिकन है आपका वो आपका कॉस का उल्ट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो सिकन होगा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो कॉट जो है आपका वो एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड है होगा, क्योंकि टेन आपका ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड है। तो इसको आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस से भी याद रख सकते हैं। परपेंडिकुलर साइड आपकी जो है वो ऑपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड जो है वो आपकी बेस है, ठीक है, और हाइपोटेनियस आपका हाइपोटेनियस ही है। इसको उर्दू में देखें तो आप जो परपेंडिकुलर है, जो 90 के एंगल के साथ वाली लाइन होती है उससे अमूद बोलते हैं, दूसरे को कायदा बोलते हैं, सामने वाली लाइन को हम लोग वितर बोलते हैं। तो इसको इन वैल्यूज को आप मेमोराइज करेंगे। अच्छा, अब हमने इवन ऑड फंक्शन जो देखे थे ना, यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इवन है, कुछ ऑड है। अब कौन से फंक्शन इवन है, देखिए साइन के अंदर अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें ना, तो साइन अपने एक्स माइनस को बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब है साइन एक्स जो है वो ऑड फंक्शन है। इस तरह से कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, आपसे पूछा जा सकता है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। कॉस फंक्शन जो है वो आपके पास इवन फंक्शन है, टेन फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है, कॉस्टिक फंक्शन आपके पास इवन ऑड फंक्शन है, सिकन आपके पास इवन है, कॉट आपके पास ऑड फंक्शन है। देखिए अब कॉस एक इवन है और उसका रेसिप्रोकल सिकन इवन है। बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो ऑड फंक्शंस हैं। चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑड फंक्शन है, इनमें से बाकी जो है दो वो इवन फंक्शन है। इनको आप मेमोराइज करेंगे कौन सी हमारे पास ऑड है और कौन से इवन फंक्शन है। साइन ऑड है, टेन भी ऑड है, कॉसिक भी ऑड है और कॉट भी ऑड है। सिर्फ कॉस और सिकन जो है ये दोनों आपके पास इवन फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स दिया हुआ है कुछ वैल्यूज का। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं साइन कॉस टेन किसी भी पॉइंट के ऊपर इनको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो टेस्ट होते हैं इनमें हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। जब हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते तो अगर हमें साइन के ऊपर कोई एक फंक्शन दे दिए, कोई एंगल दे दिया जाए, उस पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम कैलकुलेटर के बगैर तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें मेमोराइज ना हो। तो सारे साइन की वैल्यू 1 पे निकालें, 2 पे निकालें, पॉइंट्स वाले नंबर पे निकालें, 90 पे निकालें, 60 पे निकालें, तो हम निकाल सकते हैं। तो इतनी ज्यादा वैल्यूज को हम मेमोराइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं, जिनको मेमोराइज करना चाहिए और करवाया जाता है, तो इन वैल्यूज के इन एंगल्स के ऊपर आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हैं इनको मेमोराइज करेंगे।
देखिए साइन की वैल्यू अगर 0 पे देखें, अब एंगल हमने कुछ लिए हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है ये। 0 लिया है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब 0 डिग्री के ऊपर जो साइन की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और कॉस की वैल्यू 1 होती है, टेन की वैल्यू 0 होती है, कॉसिक की वैल्यू इन्फिनिटी है, सिकन की वैल्यू 1 है, कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी है। देखिए ये वैल्यूज कैसी हैं, आप एक के ऊपर वैल्यू याद कर ले, साइन और कॉस के ऊपर याद कर ले, तो बाकी हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, साइन और कॉस, जो हमारे पास टेन होता है ना, वो साइन बाय कॉस के इक्वल होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। अगर हम इसका जो हमने ऊपर ट्रायंगल वाला फार्मूला देखा था, वहां से हम ये फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा के। तो टेन थीटा की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है, टेन 0 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन 0 बाय कॉस 0 होगा, साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। अब कॉसिक थीटा की जब हम वैल्यू देखेंगे तो कॉसिक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर साइन 0। कॉसिक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल था, ठीक है। कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर साइन 0, ठीक है। कॉसिक 0 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 है, 1 बाय 0 मैथमेटिक्स में इनफिनाइट नंबर जनरेट करता है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सेकंड थीटा जो है वो होता है आपके पास 1 बाय कॉस थीटा, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, 1 बाय 1 1 आ जाएगा। कॉट थीटा जो है वो आपका टेन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी ये जो सॉरी टेन की वैल्यू 0 है, तो 1 ओवर 0 आपके पास फिर दोबारा से इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह 30 पे वैल्यूज देखें, साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2 है, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाय 2 है। ये वैल्यूज आप दोनों याद करें, टेन की आप बना सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा से, 1 ओवर 2 को डिवाइड करें स्क्वायर रूट 3 बाय 2 से, तो आपके पास आंसर जनरेट होगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3। इस तरह से आप कॉसिक जो 30 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉसिक 30 साइन का रेसिप्रोकल है, 1 से डिवाइड करें 1 बाय 2 को तो 2 आंसर आएगा। सिकन जो है वो आपका रेसिप्रोकल है कॉस का, आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 2 बाय स्क्वायर रूट 3। कॉट आपका रेसिप्रोकल है टेन का, तो टेन की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन और कॉस पे अगर वैल्यूज याद कर लें तो बाकी वैल्यूज आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं बाकी चार रेशियोज के लिए। मतलब साइन और कॉस पे आप सारे एंगल्स जो हैं वो उनको मेमोराइज करेंगे, 0 पे भी 30, 45, 60 और 90 पे, ठीक है। साइन अगर 0 पे 0 है तो कॉस 0 पे 1 है। साइन अगर 30 पे 1 बाय 2 है, कॉस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 है, तो 60 पे दोनों रिवर्स हो जाती है। इस तरह से भी आप इनको याद कर सकते हैं। 45 में दोनों की वैल्यू सेम है, 90 पे अगर साइन की वैल्यू 1 है और कॉस की 0 है, मतलब साइन 0 पे 0 है लेकिन 90 पे 1 है, कॉस 0 पे 1 है, 90 पे 0 है, ठीक है। और साइन 30 जो है वो 1 बाय 2 है, तो साइन 60 जो है वो 1 बाय कॉस 60 1 बाय 2 है। साइन जो 60 है वो स्क्वायर रूट 3 बाय 2 है, तो कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 बाय 2 है। और 10 पे इनकी वैल्यू, 45 पे इनकी वैल्यू दोनों की इक्वल है, तो इन वैल्यू से आप बाकी जो रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखिए, अगर आपको टेन 45 निकालना है तो टेन 45 क्या आएगा, साइन 45 बाय कॉस 45, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 को 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। कॉसिक थीटा आपका साइन थीटा का उल्ट है, तो कॉसिक 45 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 45, साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, इसका रेसिप्रोकल जब फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। सीकन 45 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 2 आएगी, और कॉट जब 10 की वैल्यू 1 है तो 1 बाय 1 आपके पास 1 आ जाएगा कॉट 45 की वैल्यू, ठीक है। तो एक साइड पे आपके एंगल्स हैं, एक साइड पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो साइन 0, कोसाइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इस तरह से टेन, कॉस 6, सीकन और कॉट की हम ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं फार्मूलाज को यूज करते हुए। जी, इस टेबल के बाद आप देखेंगे एक यूनिट सर्कल होता है हमारे पास। यूनिट सर्कल क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल हेल्प अस टू मेजर द एंगल्स ऑफ अ कॉस, साइन एंड टेन डायरेक्टली सिंस द सेंटर ऑफ द सर्कल इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो और इसका रेडियस 1 हो, तो ऐसे सर्कल को यूनिट सर्कल कहते हैं। इस सर्कल की आप वैल्यू जो है ये याद करेंगे, मतलब इसका जो सेंटर की वैल्यू और इसकी रेडियस की वैल्यू, सेंटर इसका जो है ओरिजिन होता है और रेडियस जो है 1 है, ऐसा सर्कल यूनिट सर्कल कहलाता है। अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनके फार्मूलाज को हम मेमोराइज करेंगे जुबानी। ये फार्मूलाज आपके टेस्ट में आ सकते हैं। द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और आइडेंटिटीज आर द इक्वेशन व्हिच आर ट्रू इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज या आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशन होती हैं, ऐसी फार्मूलाज होते हैं जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सही होते हैं। मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो भी हम फाइंड करेंगे ये होल्ड करेगा उसके लिए। जी, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हैं कुछ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 कॉट थीटा है। जी ये जो वैल्यूज हैं इक्वेशंस हैं इनको आप लोग सारे जो 14 15 वाले हैं ये इक्वेशन जो हैं ये वो भी याद करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हमारी जो हायर लेवल पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की सम और डिफरेंस की आइडेंटिटीज हैं या आयलर फार्मूला है ये आपको एक दफा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा अभी, और ये 16 ग्रेड वाले जो हैं नेक्स्ट वो लोग तैयार करेंगे। ये जो लिस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरियन आइडेंटिटीज तक हैं ये सारे आप लोग तैयार करेंगे। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज ये कहती हैं कि अगर आप साइन किसी भी एंगल पे साइन की वैल्यू फाइंड करें, लेट्स सपोज आप साइन 0 की वैल्यू लेते हैं, उसका स्क्वायर लो, फिर कॉस की वैल्यू से एंगल पे फाइंड करो, उसका स्क्वायर लो, तो वो हमेशा 1 आएगा। आपने अभी साइन और टेन की कुछ वैल्यूज देखी थी कुछ एंगल्स के ऊपर, अगर आप साइन 0 की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 का स्क्वायर लेंगे 0 आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। इस तरह आप 45 पे फाइंड आउट करके देख ले, 1 पे फाइंड आउट 90 पे फाइंड आउट करके देख ले, मतलब किसी भी एंगल पे आप साइन की वैल्यू निकालें कॉस की वैल्यू निकालें दोनों का स्क्वायर लें और सम करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ये एक आइडेंटिटी है जो किसी भी इक्वेशन के लिए ट्रू होगी, आप थीटा की जगह कुछ भी पुट करें। इसी इक्वेशन से कुछ और फार्मूला भी बनते हैं, मतलब एक इक्वेशन से हम 3 फार्मूला बना सकते हैं। इस इक्वेशन से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन से हम एक और फार्मूला बना सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर इसको मजीद रीअरेंज करें तो हम निकाल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह चेंज कर दें 1 के पास ले जाएं इसको, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर cos स्क्वायर थीटा को यही रहने दें sin स्क्वायर थीटा की जगह चेंज कर दें तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मतलब आप वैल्यूज की जो जगह है उसको चेंज कर दें तो आपके पास एक फार्मूला से 3 मजीद फार्मूला जनरेट हो सकते हैं। आप एक को याद करेंगे आप 3 मजीद जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला की शेप चेंज हो सकती है, कैसे, आप secant स्क्वायर थीटा को मूव करें और 1 को भी मूव करें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर आप 1 को रिप्लेस नहीं करें tan स्क्वायर थीटा को मूव करें तो फार्मूला बनेगा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह आप 1 को मूव कर दें तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। तो ये फार्मूला जो है आप एक जो वैल्यूज हैं उनका ऑर्डर चेंज करें, मतलब उनको इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करवाएं तो आपके पास फार्मूला की जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब उसका वही रहेगा, लेकिन जो फार्मूला की लुक है एक वो उसकी चेंज हो जाएगी। तो आप देखेंगे अपने ऑप्शन जब आप फिल कर रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कि कहीं आपका ये जो ऑप्शन गिवन है ये डायरेक्ट वो फार्मूला नहीं है जो आपने याद किया है, बल्कि उसी फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है, तो इस बात को नोटिस करेंगे। ये नहीं है कि आप एक फार्मूला आपने मेमोराइज किया और आपका आपने ऑप्शन में देखा और आपने कहा कि इनमें तो कोई भी फार्मूला नहीं है जो हमने मेमोराइज किया, तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी फार्मूला के जो आपको याद है उनमें से किसी की पोजीशन चेंज करें उसको रीअरेंज करें तो हो सकता है कि आपका दूसरा फार्मूला जो है वो बन सकता हो। जी cot स्क्वायर थीटा जैसी है वह +1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इसको आप cosec स्क्वायर थीटा को मूव करें तो आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को मूव करें तो -1। इस तरह से अगर आप cot स्क्वायर थीटा को मूव करें तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपकी जो इक्वेशंस हैं वो मजीद जनरेट हो सकती हैं। sin 2 थीटा ये डबल एंगल फार्मूला है, अगर आपके पास sin 2 थीटा हो तो 2 sin थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, cos 2 थीटा आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है, tan 2 थीटा आपके पास 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है, cot 2 थीटा आपके पास cot स्क्वायर थीटा -1 बाय 2 cot थीटा के इक्वल है। जी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज यहाँ पे मैंने ये अगेन आपको वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फॉर्म में जो अपोजिट साइड है इनकी वो गिवन है। यहाँ पे इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपने ये अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज को मेमोराइज करने का ये तरीका है कि SOH CAH TOA, ठीक है, सो कैटो से, ठीक है, SOH का मतलब है जो साइन है वो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज है, कॉट जो है वो CAH का मतलब है C से कॉस, A से एडजेसेंट साइड, H से हाइपोटेन्यूज, ठीक है, T से टेन, O से अपोजिट साइड, A से एडजेसेंट। तो इसको आप याद करने के लिए जब ये 3 याद हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो जो दूसरी 3 है वो तो इनके रेसिप्रोकल हैं वो ऑब्वियसली याद हो जाएंगी। इन 3 को मेमोराइज करने के लिए आप ये सो कैटो वाला फार्मूला जो है इसको यूज कर सकते हैं, SOH CAH TOA, ठीक है।
इस फार्मूले को यूज करके आप अपनी इक्वेशन जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब अपने साइन कॉस और टेन की वैल्यूज जो है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सम और डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे, साइन u प्लस बी, आप x प्लस वाई भी कर सकते हैं, u प्लस वी भी कर सकते हैं, a प्लस बी भी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी जो फार्मूलाज हैं, थीटा वन प्लस थीटा टू भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी फार्मूला एंगल है, u और v का मतलब है आपके एंगल्स, ठीक है। आपके एंगल्स के नेम आप चेंज कर सकते हैं। आप इन एंगल का सम लें और उस पर साइन अप्लाई करें, या एंगल, एक एंगल का साइन लें, कॉस लें, दूसरे का प्लस कॉस u साइन v करें, तो इन दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे। ये सम और डिफरेंस की आइडेंटिटीज हैं, मतलब आपने एक इक्वेशन जो थी उसको आपने सम और डिफरेंस की फॉर्म में चेंज किया, cos u प्लस वी इक्वल टू cos u cos v माइनस sin u sin v। अब साइन वाली में प्लस की अलामत थी, एक दफा साइन कॉस था, फिर कॉस साइन था, ठीक है। कॉस में दोनों एंगल के साथ पहले कॉस है, फिर दोनों के साथ साइन है, लेकिन दरम्यान में माइनस है। टेन यू प्लस वी है, टेन यू प्लस टेन वी, वन माइनस टेन यू टेन वी है, ठीक है। अगर आपके दो एंगल सम हो रहे हैं, उनका टेन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टेन पहले एंगल का प्लस टेन दूसरे एंगल का, वन माइनस टेन पहले एंगल का, टेन दूसरे एंगल का, इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टेन यू प्लस वी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। साइन यू माइनस वी, अब देखिए ये जो फार्मूला आपने साइन यू प्लस वी वाला पढ़ा, उसी से ये फार्मूला बनता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अगर u प्लस वी था तो आपके पास साइन u cos v, साथ प्लस की अलामत यूज हुई थी, प्लस cos u sin v था। अगर यहाँ पे साइन u माइनस वी हो तो साइन u cos v माइनस cos u sin v आ जाएगा, मतलब डिफरेंस क्या आएगा, माइनस के साइन का। इस तरह से cos u प्लस v अगर है तो cos u cos v माइनस sin u sin v है। अगर cos u माइनस v आ जाए तो इससे फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ अलामत तब्दील हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से टेन यू माइनस वी जो है, उसमें भी अगर टेन यू प्लस वी में टेन यू प्लस टेन वी था, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, टेन यू माइनस टेन वी में टेन यू माइनस टेन वी आ जाएगा, और मतलब जहां प्लस था वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। दोनों फार्मूलाज एक दूसरे से जनरेट हो सकते हैं। ये रेपिटेशन हो गई है, सॉरी, इसकी आपके पास ये वही फार्मूलाज हैं जो हमने ऊपर कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अगर ए बी सी जो है वो एंगल्स हैं ट्रायंगल के, और ये जो स्मॉल ए बी सी है वो साइड्स हैं, तो साइन लॉ जो है वो क्या कहता है, और कोसाइन लॉ हमारे पास क्या होता है। साइन लॉ ये कहता है कि ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी। ये जो ए बी सी है ये साइड्स हैं ट्रायंगल की, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एंगल्स हैं ट्रायंगल के। ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी, मतलब आपके पास साइड और उस साइड का जो एडजेसेंट जो एंगल है वो, ठीक है, उसका साइन लें, उसकी रेशियो लें, और साइड बी साइड और जो बी साइड के सामने जो एंगल है कैपिटल बी में उसका साइन लें, उन दोनों की रेशियो लें। सी आपकी साइड है, साइन सी लें, एंगल सी का साइन लें, उन तीनों की रेशियो है वो इक्वल आएंगी। तीनों की रेशियो इक्वल है तो मतलब आप दो की भी लें तो दो दो की भी सेम आएगी। हमने कल देखा था रेशियो और प्रोपोर्शन में कि हम किस तरह से फ्रैक्शन को रेशियो से रिलेट किया था। कोसाइन लॉ क्या है कि सी स्क्वायर एक साइड है, सी स्क्वायर ए भी साइड है, बी भी साइड है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस सी। देखिए अब सी स्क्वायर है तो उसके जो सामने एंगल होगा सी, वो एंगल चूज करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी। ये जो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन जो है, इनकी फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मेमोराइज करेंगे। ये फार्मूलाज ऐसी चीजें हैं कि आप इनको मेमोराइज करेंगे तो आपको ये याद होंगे। आइलर फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री, आइलर फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। ये हमारे पास रियल नंबर्स के लिए भी है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी है, तो कॉम्प्लेक्स में भी यूज होता है, रियल में भी होता है। एज पर द आइलर फार्मूला, आइलर फार्मूला ये कहता है कि e की पावर आयोटा x, e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, e की पावर आयोटा x जो है वो cos x प्लस एयोटा साइन x के इक्वल होता है। x जो एयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आएगा एयोटा, ठीक है। e की पावर एयोटा x इज इक्वल टू cos x प्लस एयोटा साइन x। x जो है वो एंगल है और एयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये जो एयोटा है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसका। x जो है वो एंगल है और एयोटा इमेजिनरी पार्ट है। साइन x हमारे पास क्या होगा, e की पावर एयोटा x माइनस e की पावर माइनस एयोटा x बाय 2i। cos x जो है वो e की पावर एयोटा x प्लस e की पावर माइनस एयोटा x बाय 2, और टेन जो है वो e की पावर एयोटा x माइनस e की पावर माइनस एयोटा x बाय e की पावर एयोटा x प्लस e की पावर माइनस एयोटा x। ठीक है, टेन तो फाइंड आउट करना आसान है, ये साइन बाय कॉस से आ जाएगा। साइन की वैल्यू को डिवाइड करें कॉस की वैल्यू से तो हमारे पास ऑब्वियसली टेन x की ये वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो अब देखिए कि अगर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है
एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया आइलर फार्मूला की मदद से। आइलर फार्मूला है हमारे पास e की पावर एयोटा x इज इक्वल टू cos x प्लस एयोटा sin x। अब sin x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू क्या है, tan x की वैल्यू, इनको आप पुट करें तो हमारे पास e की पावर एयोटा x ही फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इनको भी आप मेमोराइज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अगर आप रिवीजन कर रहे हैं अपने लेक्चरशिप के लिए तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके तौर पे ये यूज होता है आइलर फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे इसको हमने एक तरह से सम अप किया है कुछ वैल्यूज को, कुछ चीजों को, कि एक ट्रायंगल जो होती है वो क्या होती है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। अगर हमने अपना जो भी ट्रायंगल बनाते हैं उसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, और ट्रायंगल की जो सम ऑफ 3 एंगल्स है वो 180 डिग्री होता है। ये भी ट्रायंगल के बारे में छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम 180 होता है। ठीक है, अगर जो एंगल्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास ए सी डी या यहाँ पे सी डी ई स्मॉल एंगल्स हैं, स्मॉल में एंगल्स दिए हुए हैं तो इनको ऐड करें तो 180 आंसर आता है हमेशा। राइट ट्रायंगल में क्या होता है, राइट ट्रायंगल आपके पास ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल तो 90 का होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। और ये बात राइट ट्रायंगल के लिए भी ट्रू होती है और बाकी ट्रायंगल्स के लिए भी ट्रू होती है। मतलब ट्रायंगल में हमेशा 3 जो एंगल्स हैं उनका सम 180 ही होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके पास जो एंगल है, अब राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो है वो 90 का है, ये भी कंडीशन है राइट ट्रायंगल पे। राइट ट्रायंगल के ऊपर ही हम सारी ये जब ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो दूसरे जो 2 एंगल होंगे उनका सम 90 होगा। मतलब वो एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 रिमेनिंग एंगल्स की, लेकिन उनका सम जो है वो 90 होगा। तो 90 और 90 को जब आप ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, राइट ट्रायंगल यहाँ पे शो की हुई है आपको कि आपके पास 3 एंगल हैं और राइट जो 90 का एंगल होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं और बाकी 2 आपके पास एंगल हैं और इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इस तरह से आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, इसके फार्मूलाज और किस तरह से हम लोग यूनिट सर्कल को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कौन से हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, और अगर हमारे पास ट्रायंगल गिवन है तो हम उस ट्रायंगल से साइन कोसाइन टेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी हैं, उनके एब्रिविएशंस क्या हैं, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैथ या फिजिक्स दोनों में से अगर क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे लेक्चर के कुछ मिनट्स हैं, 1 से 2 मिनट हैं हमारे टाइमिंग में। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप इसको काइंडली पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी? मैम नगीना, आई गेस क्वेश्चन नहीं है किसी का? जी अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है मैम। चलिए 1 मिनट है हमारे पास और। मैम इकरा आप फिर कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक क्वेश्चन तो नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ अजान हो जाए तो वालेकुम स्टार्ट अस्सलाम। करती हूँ। मैम नगीना स्लाइड शेयर हो रही है?
जी हो रही है मैम। जी मैम। ओके, थैंक यू। आज हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, जनरली हमारे पास रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं, एक सेक्सुअल मेथड होता है और दूसरा एसेक्सुअल मेथड होता है। हम दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह से जनरेशन नेक्स्ट प्रोसीड करती हैं, ये हम देखेंगे। जो हमारा सबसे पहला है टॉपिक वो एसेक्सुअल के हवाले से है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस मेथड को हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इससे रिलेटेड हमारे पास हमने एनिमल्स में भी देखते हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट्स में भी देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, और प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं, आज हमारा यही कंसर्न होगा। Asexual reproduction is the formation of new individuals from the cells of a single parent। ठीक है, इसके अंदर चूंकि सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसीलिए एक ही जानदार से नेक्स्ट जो है वो नए जानदार प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ये एसेक्सुअल मेथड होता है, एक ही जानदार से नया जानदार वजूद में आ सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction does not allow for any type of genetic variation, क्योंकि इसके अंदर जर्म सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते। जर्म सेल्स को हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, गेमीट्स फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से जेनेटिक मेकअप सेम रहता है थ्रू आउट द जनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मेकअप के अंदर जब तक चेंजेस नहीं आती तो तब तक जीन वेरिएशंस नहीं होती, और जीन वेरिएशंस ना होने की वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको आइडेंटिकल कॉपीज तो मिल जाती हैं, लेकिन हमारे पास अगर कोई उस प्लांट के अंदर कोई डिजीज काज हो जाती है तो फिर आपकी जितनी भी क्रॉप होगी ना वो सारी की सारी एट अ टाइम जो है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जीन वेरिएशन तो है ही नहीं, जिसकी वजह से उसके अंदर अगर कोई पैथोजन का अटैक हुआ है तो वो उसको डिफेंड कर सके। ठीक है, जैसे हम क्लोनिंग के अंदर भी देख लेते हैं क्लोन फॉर्मेशन कैसे होती है। Here are some examples of asexual reproduction. Budding in yeast, आपके पास जो यीस्ट होता है उसके अंदर जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो बडिंग प्रोसेस होता है। और बर्ड किस तरह से बनता है, ये आपके पास एक फॉर्मेशन का स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपके पास एक सेल जो है वो किसी भी पेरेंट सेल में आपके पास न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस रेप्लिकेट करता है, मतलब एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है, डुप्लीकेट करता है। जैसे ही वो डुप्लीकेट करता है तो फिर वो जो डुप्लीकेटेड न्यूक्लियस होते हैं वो कॉर्नर्स की तरफ जब माइग्रेट करेगा, एंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब वो मूव करेगा तो उस तरह से आपके पास बर्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द सेल ग्रोज इनटू अ बर्ड, और जब ये बर्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो उस सेल से सेपरेट हो जाएगा और वो इस तरह से एक नए सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास यीस्ट के अंदर बडिंग का प्रोसेस होता है, एसेक्सुअल मेथड है बडिंग। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है पोटैटो प्लांट्स के अंदर। आप देख सकते हैं पोटैटो प्लांट्स के अंदर भी बडिंग के प्रोसेस से ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। वेजिटेटिव के अंदर जर्म सेल्स या गेमीट नहीं बनते। ठीक है, गेमीट फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। अब हमारे पास जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर प्रोपगेशन किस तरह से होती है, हमने इस चीज को देखना है। हमारे पास रिप्रोडक्शन के लिए जो बेसिक मेथड्स हैं वो बल्ब फॉर्मेशन है। सेकेंड वन हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो वो हो जाती है, प्रोपगेशन हो जाती है। थर्ड वन इज बाय रनर्स एंड फोर्थ वन इज लीव्स। इन चार मेथड के जरिए से हमारे पास
रिप्रोडक्शन हो सकती है एसेक्सुअल मेथड के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि बर्ड किस तरह से पेरेंट सेल से एक बर्ड बन रही है और उस बर्ड से फिर नेक्स्ट जो है वो किस तरह से एक प्लांट जनरेट हो सकता है। रनर्स के अंदर भी आपके पास जो है वो नेक्स्ट न्यू प्लांट जनरेट करवाया जा सकता है। जैसे हमारे पास होती है ना बेल वगैरह होती है, हम उसको उठा के जमीन में दबा देते हैं तो फिर वो उसको जब एक अप्रोप्रिएट मीडिया प्रोवाइड किया जाता है, कंडीशंस दी जाती हैं, तो फिर उसके अंदर से नेक्स्ट जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है प्लांट। ठीक है, इसी तरह आपके पास रिहिजोम के अंदर भी आपके पास न्यू प्लांट जनरेट हो सकता है। हमारे पास जो 4 मेथड है जिसके अंदर फर्स्ट वन बल्ब फॉर्मेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, रनर्स हैं, लीव्स हैं। हम इन 4 मेथड्स को वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल्ब की, कि किस तरह से बल्ब फॉर्मेशन से या बल्ब के जरिए से एक नया प्लांट जनरेट होता है। तो हमारे पास बल्ब फॉर्मेशन के जरिए से आप देख सकते हैं अनियन के अंदर ये प्रोसेस पाया जाता है, और अनियन जो है वो इसी बल्ब फॉर्मेशन के जरिए से ग्रो करवाए जाते हैं। ट्यूलिप आपके पास एक बहुत ही प्यारा फूल होता है जो इसी प्रोसेस, बडिंग प्रोसेस के जरिए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके हम इसको ग्रो करवा सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास गार्लिक इसकी बेस्ट एग्जांपल में आता है। ये तो थे ऐसे प्लांट्स जो कि बर्ड फॉर्मेशन के जरिए से, बल्ब फॉर्मेशन के जरिए से प्रोसीड करवाते हैं, उनको ग्रो करवाया जाता है। एक बर्ड के जरिए से आप नेक्स्ट जो है वो काफी सारे प्लांट या आपके पास जो रिक्वायर्ड चीज है आप हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है थ्रू स्टेम। ठीक है, आप अंडरग्राउंड स्टेम्स के जरिए से किस तरह से प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं एसेक्सुअल मेथड को यूज करते हुए। तो आपके पास ये कितनी आप जिंजर की एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से स्टेम्स जो है वो अंडरग्राउंड जमीन के अंदर ही वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। ये अंडरग्राउंड प्लांट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये स्टेम जो है जमीन के अंदर ही मल्टीप्लाई होती रहेंगी और इस तरह से आपके पास एसेक्सुअल का मेथड होगा। इसी तरह पोटैटोज के अंदर भी होता है, अंडरग्राउंड स्टेम के जरिए से ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और यम के अंदर भी इसी तरह से होता है। आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर भी कि स्टेम जेरे जमीन जो है वो ग्रो करता है और वहां से फिर जो है आपके पास नए प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। थर्ड वन इज प्लांट्स ग्रोथ फ्रॉम रनर्स। ये थर्ड आपके पास एसेक्सुअल मेथड है जिसके अंदर रनर्स आएंगे, और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास देखें स्ट्रॉबेरी प्लांट है। वो इसी मेथड के जरिए से आपके पास पिपरमिंट है, पुदीना है। ठीक है, ये रनर्स के जरिए से प्रोसीड करते हैं, ग्रो करते हैं। ग्रास जो है इसी तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब अपनी जनरेशन आगे लेके जाते हैं। फोर्थ वन टाइप आपके पास आ जाती है प्लांट्स ग्रो फ्रॉम लीव्स। ठीक है, अब आपके पास ये एक एग्जांपल है लीफ ऑफ लाइफ। ठीक है, ये किस तरह से इसके पत्ते से भी आपके पास एक नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि हम ना एग्जांपल ले लें एलोवेरा की भी हम ले सकते हैं वैसे। ठीक है, ये प्लांट जो है ये भी अपने लीफ के जरिए से नेक्स्ट जो है वो एसेक्सुअल मेथड को यूज करते हुए, एसेक्सुअल मेथड का नाम क्या है, थ्रू लीव। लीव वाले मेथड को यूज करते हुए ये भी ग्रो कर सकता है। मतलब एक पत्ते के जरिए से नेक्स्ट पूरा प्लांट जो है आप उसको बना सकते हैं एसेक्सुअल मेथड की जो कंडीशंस हैं उनको यूज करते हुए। ये तो थे आपके पास 4 मेथड जिनके जरिए से आप प्लांट्स को ग्रो करवा सकते थे बाय द अम्ब्रेला ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने बर्ड्स फॉर्मेशन देखा, हमने अंडरग्राउंड स्टेम्स को डिस्कस किया, हमने रनर्स को डिस्कस किया, और हमने फ्रॉम लीव जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखा।
अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की, कि आप आर्टिफिशियल मैनर्स को यूज करते हुए आप आर्टिफिशियल मीडिया कल्चर के जरिए से किस तरह से नेक्स्ट प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपके पास सिंथेटिक प्रोसेस होगा, मैन मेड कंडीशंस होंगी, और अपनी रिक्वायर्ड या एरिया ऑफ इंटरेस्ट के प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के प्लांट्स जिसके अंदर हम जो है वो डिस्कस करेंगे स्टेम कटिंग को, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स को। यहाँ पे भी हम चार मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के अंदर आएंगे। स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग। आपको पता है स्टेम कटिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि किसी प्लांट का तना जो है उसको कट करके जमीन में दबा देंगे और उससे फिर आपके पास नया जो है वो प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है। ग्राफ्टिंग के जरिए से भी हम जो है वो कर सकते हैं, जिसको हम कलमकारी भी बोलते हैं। थर्ड वन आपके पास आता है लेयरिंग। इसके अंदर हम ना प्लांट्स को जमीन में दबा देंगे और फिर वहां से लेयर्स की फॉर्म में मतलब आप उसको प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक भी होगी हमारे पास, जो कि बहुत ही ब्रॉडर टर्म्स के अंदर भी यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेम कटिंग को डिस्कस करेंगे। हम आर्टिफिशियल मैनर्स 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वन स्टेम कटिंग है, सेकंड ग्राफ्टिंग, थर्ड लेयरिंग एंड फोर्थ वन इज टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक। सबसे पहली स्टेम कटिंग क्या होती है? आप देख सकते हैं कि एक ब्लेड के जरिए से किसी भी प्लांट का कोई भी स्टेम कट करके उसको आप सॉइल के अंदर जो है वो कंपोज कर देते हैं या आप उसको एंकर कर देते हैं। तो आपके पास विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कंडीशंस वो जो है स्टेम ग्रो कर जाती है, और फिर आप उस जो ग्रो स्टेम होती है जब वो एक मेच्योर या एक अप्रोप्रिएट प्लांट में जब कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसको भी फर्दर स्टेम कटिंग के जरिए से नेक्स्ट प्रोसीड करवा सकते हैं, और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट प्लांट्स को जनरेट करवा सकते हैं। इस तरह से कटिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप इज ग्राफ्टिंग। ये कलमकारी का मेथड होता है। आप इसमें देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कुछ लेबलिंग पार्ट्स हैं, ABC पार्ट्स। आप देख सकते हैं ए पार्ट, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लांट है, आप उसके अंदर अपनी इंटरेस्ट के करेक्टर्स डेवलप करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी टारगेट जो प्लांट है उसका जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लांट है, आप उससे जो है वो ग्राफ्टिंग करवाएंगे और उसका कुछ पार्ट लेके अपने जो टारगेट प्लांट है उसके अंदर जाके उसको प्लेस कर देंगे। और फिर आप बी पार्ट के अंदर देख सकते हैं जब आपने उसका कुछ पोर्शन कट करके वहां पे जब प्लेस कर दिया है, फिर आप उसको जो है वो प्लास्टिक बाइंडिंग कर दिया है, और फिर वो जो है आफ्टर सर्टेन टाइम उससे जो है वो डेवलप हो जाएगा, और इस तरह से फिर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा। ठीक है, वो करेक्टर डेवलप करवा सकते हैं आप बाय द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। थर्ड वन इज टाइप द लेयरिंग। आप डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास एक प्लांट है, उसका कोई आपने एक लेयर, या आप यूं कह लें जैसे हमारे पास बेल होती है, उनको आप उठाएं और उसको जमीन में एंकर कर दें, और जैसे ही वो जो एंकरिंग वाला पार्ट है वो ग्रो करेगा, वो बाहर आ जाएगा। फिर अब जब ग्रो कर जाए फिर आप उसको दोबारा से जमीन में एंकर कर दें। इस तरह से आप लेयरिंग प्रोसेस के जरिए से भी जो आर्टिफिशियल मैनर के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। या आप इधर भी देख सकते हैं कि किस तरह से लेयरिंग प्रोसेस से आप मल्टीपल प्लांट्स जनरेट करवा सकते हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्लांट टिश्यू कल्चर। इसको हम टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक भी बोलते हैं।
सिंपली अगर हम देखें तो क्या होता है, आपके पास आर्टिफिशियल मैनर के अंदर आप प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। आप कल्चर मीडिया डेवलप करवाएंगे। जब मीडिया डेवलप हो जाएगा उसके अंदर ना बेसिकली अप्रोप्रिएट कंडीशंस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, और आप उसको आर्टिफिशियल कंडीशंस के जरिए से उसको ग्रो करवा के देखती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। आपके पास जो पेरेंट प्लांट है, आपने उसके कुछ जो है वो स्क्रैप फॉर्म के अंदर उसका कुछ पार्ट ले लिया, उसके कुछ टिश्यूज ले लिए, ठीक है। अब आप इस टिश्यूज के जरिए से, कुछ कंपोनेंट के जरिए से आपने अब ग्रो करवाना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना कल्चर मीडिया डेवलप करवाएंगे। टिश्यू सैंपल्स प्लेस्ड इन एगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। आपके पास मतलब आपने प्रॉपर कंडीशंस देनी है जो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। हमने न्यूट्रिएंट्स देने हैं वही वाले देने हैं जो जिसके अंदर वो ग्रो कर सके। हमने इररेलेवेंट मीडिया डेवलप नहीं करवाना, हमने कल्चर मीडिया वही डेवलप करवाना है जो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट के लिए है, ठीक है। अगर हम इररेलेवेंट मीडिया देंगे तो फिर हो सकता है हमें उसके रिजल्ट्स ना मिले। तो जैसे ही आप प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करेंगे, कंडीशंस देंगे, तो सैंपल्स जो होंगे जो आपने अपने पेरेंट प्लांट से लिए थे वो ग्रो कर जाएंगे इनटू टाइनी प्लांट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जब वो ग्रो करना स्टार्ट कर दें तो फिर आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको एक बड़े एरिया के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास आर्टिफिशियल मैनर्स को यूज करते हुए दिखाए गए हैं कि आप सिर्फ जो है न्यूट्रिएंट्स और बेसिक कंडीशंस लगा दें तो आपके पास सॉइल की भी जरूरत नहीं रहती, ठीक है, और प्लांट ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपके पास मनी प्लांट भी होता है, ठीक है, वो पानी में ग्रो कर जाता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। हमने डिस्कस किया इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, जिसके अंदर हमने आर्टिफिशियल मेथड्स को भी डिस्कस किया, जिसके अंदर 4 मेथड को डिस्कस किया। और उससे पहले भी हमने जो नेचुरल हाँ जी, एसेक्सुअल के अंदर जो 4 डिफरेंट मेथड थे, जिसके अंदर हमने बडिंग, अंडरग्राउंड स्टेम और थ्रू लीव और एक और मेथड जिसको डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि किस तरह से जर्म सेल या गेमीट सेल के जरिए से प्लांट को ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस सेक्सुअली प्लांट्स हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन देयर फ्लावर। तो फ्लावर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि प्लांट ही सोर्स है आपके पास मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का। तो दोनों जर्म सेल्स जो हैं वो फ्लावर के अंदर ही मौजूद होते हैं, तो दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके पास फ्लावर के अंदर मेल पार्ट होगा वो कहलाएगा स्टेमन, एंड फीमेल पार्ट विल नोन एज कार्पल, ठीक है। स्टेमन एंड कार्पल विल बी द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये आपके पास एक लेबलिंग डायग्राम नजर आ रही है जिसके अंदर एक फ्लावर को लेबल किया है विद इट्स पार्ट। ये आपके पास एक मेच्योर फ्लावर है। इस मेच्योर फ्लावर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है वो इसका इनर पार्ट आता है। जो ये पेटल्स और सेपल्स आपको नजर आ रही हैं ये इसको प्रोटेक्ट करती हैं, इसके इनर पार्ट को। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टेमन जो है वो आपके पास मेल पार्ट है, ठीक है, और कार्पल आपके पास फीमेल पार्ट है। तो हमारे पास जो लेबलिंग नजर आ रही है इसके अंदर जो सिग्मा है, फिर आपके पास स्टाइल है, और सिग्मा स्टाइल के नीचे जब आप जाते हैं तो ओवरी आती है, और ये ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, और ये आपके पास जो है क्या होते हैं, ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, अब हम बात करेंगे फिलामेंट वाले पार्ट की।
फिलामेंट के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, एक येलो कलर का जो है वो स्पॉट नजर आ रहा है। इस येलो पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। और इस एंथर के अंदर जो है वो आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होता है। इस एंथर के अंदर जो है वो आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये आपके पास स्पोर्टिव पार्ट आ रहा है जिसके अंदर फ्लोरल एक्सिस है, आर्टिकुलेशन है और पेडिसल्स है। ये आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ये आपके पास स्पोर्टिव पार्ट है जो उसके अंदर मौजूद है। तो ओवरऑल जो आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उस पार्ट को हम बोलेंगे स्टेमन। ठीक है, उस पार्ट के अंदर जो आपके पास मेन चीज है वो आपके पास एंथर होते हैं जो कि मूव करेंगे ओवरी के अंदर मौजूद ओव्यूल के साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे, और फिर आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रिप्रोडक्शन का। और ये आपके पास एंथर है, और बहुत सारे एंथर्स मौजूद होते हैं जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आपके पास एक प्रैक्टिस है कि आप इसके डिफरेंट पार्ट्स को किस तरह से लेबल कर सकते हैं। तो हमारे पास अब एक प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उसके ऊपर दोनों पार्ट मौजूद है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मौजूद है, मेल रिप्रोडक्टिव भी पार्ट मौजूद है। अब ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो एंथर और ओव्यूल्स हैं वो आपस में फ्यूज कैसे होंगे, तो इस प्रोसेस को, फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलेंगे पोलिनेशन प्रोसेस। Pollination is the transfer of pollen grains from the anthers to the stigma. एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है एक्चुअली ये आपके पास काम करेंगे मेल रिप्रोडक्शन पार्ट का। वो किस तरह से स्टिग्मा के पास जाएंगे और स्टिग्मा से वो किस तरह से ओवरी में जाएंगे, ओवरी से किस तरह से जो टारगेट एरिया ओव्यूल है वहां तक जाएंगे। ये सारा प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन का प्रोसेस। अब पोलिनेटिंग एजेंट, पोलिनेशन का प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पोलन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, फीमेल वाले पार्ट के पास, इस वजह से इसको हम पोलिनेशन बोलते हैं। अब आपके पास जो एजेंट है जो पोलिनेशन के प्रोसेस को असिस्ट करेंगे उसके अंदर जनरली हम तीन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दो को मेंशन किया हुआ है, इंसेक्ट्स, विंड और एनिमल्स भी इसका सोर्स हो सकते हैं पोलिनेशन का। इंसेक्ट पोलिनेटेड और विंड पोलिनेटेड आपके पास कुछ आ जाते हैं जिसके अंदर हैव लार्ज कलर्ड। ऐसे कौन से प्लांट हैं जो इंसेक्ट के जरिए से पोलिनेट के आसानी से हो जाते हैं, और ऐसे कौन से आपके पास फ्लावर होंगे जो कि विंड के अंदर ज्यादा अच्छे से पोलिनेशन हो सकती है। तो जो इंसेक्ट वाले होंगे उनके पोलन किस तरह के होंगे, हैव लार्ज कलर्ड पेटल्स, उन फ्लावर्स के ऊपर कलर्ड पेटल्स होंगे जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही वो अट्रैक्ट होंगे तो फिर वो उसके ऊपर आएंगे, और जब उसके ऊपर स्टे करेंगे तो फिर हो सकता है पोलन उनके साथ स्टक हो जाए, और जब वो मूव करेंगे तो फिर पोलन भी मूव कर जाएंगे इस तरह से। और सेकेंडली कि उन प्लांट्स के फ्लावर के ऊपर जो है वो सेंट होता है, मतलब खुशबू होती है जो प्लांट्स को अट्रैक्ट करती है। एक तो उसके कलरफुल पेटल्स हैं, दूसरा उसके अंदर खुशबू भी है, सेंट है। हैव ए नेक्टरी ऑन विच इंसेक्ट फीड, और नेक्टर मौजूद है जिसकी वजह से वो वहां पे अपनी फीडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। हैव ए स्टिकी स्टिग्मा फॉर पोलन ग्रेन टू स्टिक ऑन देम, और जो उनका स्टिग्मा है वो विस्कस टाइप है, स्टिकी नेचर का है जिसकी वजह से वो स्टक हो सकते हैं उनके फीडर्स या फिर उनके ऊपर। The female and male organs are enclosed in the flower. Pollen grains are larger with spikes to hold on insect body. ठीक है, अब हमारे पास wind pollinated flower किस तरह के होंगे, have small green petals, no guidelines, have no scent, have no nectar। ठीक है, मतलब वो हल्के से होंगे, उनका कि वो एयर से भी डिस्पर्स हो सकते हैं, तो हम इनको विंड पोलिनेटेड भी बोल सकते हैं, एयर पोलिनेटेड भी बोल सकते हैं। हैव ए फीदरी स्टिग्मा टू कैच द पोलन
in the air. The female and male organs are hanging outside the flower. Okay, this is very important difference between these two ways. Pollen grains are smaller and lightweight to be carried by wind. ठीक है, तो ये जो लास्ट कंपैरिजन के 2 पॉइंट्स हैं वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है इंसेक्ट्स और विंड पोलिनेशन के हवाले से. Now the pollen grain as seen under the microscope, ये ओवरव्यू दिखाया गया है कि किस तरह से पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं. अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की कि पोलिनेशन हो गई है, अब वो फर्टाइल कैसे होंगे, फीमेल और मेल पार्ट फ्यूज कैसे होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस. यहाँ पे हमारे पास जो है इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स टू प्रोड्यूस जाइगोट, और इसी प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बोलना है. वहाँ पे ओवरी जो होगी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो ओवरी की वॉल्स होंगी वो फ्रूट कवर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो ओव्यूल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. और सीड ही हमारे पास जो है वो बेसिक सोर्स होगा एक नए प्लांट की जनरेशन का. तो हमारे पास इस फर्टिलाइजेशन की जो मेन प्रोडक्ट होगी या जो मेन चीज होगी वो सीड फॉर्मेशन ही होगी. ठीक है, हमारे पास किस तरह से ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन. और इस प्रोसेस के अंदर मेल और फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं. अभी आपके पास सीड स्ट्रक्चर है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसकी आप लेबलिंग कर सकते हैं कि किस तरह से सीड के ABCD पार्ट होते हैं. सीड के अंदर ना थोड़ी सी अमाउंट के अंदर जो है वो आई थिंक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब आप उसको जमीन में दबाते हैं. अब हमारे पास सीड फ्रूट डिस्पर्सल कैसे होता है. It is a seedling next to the parent plant and germinates it with compete with the parent plant for nutrients in the soil. ठीक है, most plant develop methods to scatter disperse their seeds to ensure they land further away from the original plants. इसके दो मेथड्स होते हैं डिस्पर्सल के, एक विंड डिस्पर्सल और एनिमल डिस्पर्सल होता है. विंड डिस्पर्सल के हमने ऊपर जैसे विंड पोलिनेशन देखी है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम जनरली यही बोल सकते हैं कि वो लाइटर होते हैं. और ये आपके पास एक सर्टेन एग्जांपल दिखाई हुई है जिसके अंदर विंड डिस्पर्सल और एनिमल डिस्पर्सल वाले प्लांट्स को दिखाया गया है. ये हुक फ्रूट्स हैं आपके पास जो एनिमल डिस्पर्सल के थ्रू होंगे. Animal dispersal, other fruit are large, colored and fleshy, juicy to attract animals to eat them. जैसे ही वो उनको खाएंगे swallowing process होगा seed at the same time. ठीक है, मतलब जब वो उनको खा रहे हैं तो वो उनके सीड्स को भी साथ यूज कर लेते हैं, और फिर वो जो सीड्स हैं have hard indigestible testa that pass out with feces in a new area अवे फ्रॉम ओरिजिनल प्लांट. इस तरह से जो है वो सीड जो है वो फीसिस के थ्रू एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो जाते हैं, और वहां पे जो है वो उनका डिस्पर्सल प्रोसेस हो जाता है, बिखर जाते हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में. फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसे प्लांट्स जिनका सीड जो है वो जो उसका कवर है, जो सीड की आउटर कवरिंग है वो हार्ड होती है, जिसकी वजह से वो एज इट इज फीसिस के अंदर रिमूव हो जाते हैं, और उसके अंदर आपके पास एप्पल्स, अक्रॉन्स, स्ट्रॉबेरीज वगैरह के आते हैं बीज. सीड जर्मिनेशन कैसे होती है. once a seed falls onto a suitable surface it starts to grow. Conditions required for seed germination are suitable temperature,
ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बेसिक नेसेसरी कंडीशंस है जो कि बीज को ग्रो करवाने के लिए जरूरी है। अगर इनमें से कोई आप एक कंडीशन मिस कर देंगे तो आपके पास हो सकता है प्लांट प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। जो आपके पास सीडलिंग प्रोसेस है उसके अंदर डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ये आपके पास कंपैरिजन है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल के अंदर आपको पता है सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट सेल्स होते हैं, तो इसका मतलब 2 पेरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व। Asexual, only one parent take part in the process, and sexual reproduction is the fusion of female and male cells are gametes. No gametes are produced in asexual process. In sexual process, parent and offsprings are not identical. यहाँ पे आपके पास जीन वेरिएशंस आ सकती हैं और आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो आपके पास हमेशा एसेक्सुअल प्रोसेस के अंदर बनती हैं। हूबहू जो है वो ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करेंगे with all genetic characteristics. Sexual process is a slower process and asexual reproduction is a faster process. Sexual reproduction variation is present in the same species, and in asexual reproduction no variations are present because genetic makeup are same in asexual reproduction. This was all about the plant propagation process, जैसे प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है वो हमने 2 मेथड्स डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड को डिस्कस किया। नाउ द सेकंड पार्ट इज अबाउट केमिस्ट्री। हम बात करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जैसे कि हमें पता है केमिस्ट्री क्या होती है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैटर को ही डिस्कस किया जाता है, हमारा जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमने केमिकल कैरेक्टराइजेशन को देखना है, कंपोजिशन के हवाले से देखना है मैटर को, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं, किस तरह से वो रिएक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इस तरह से हमने मैटर को डिस्कस करना है। फिर हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं जिसके अंदर से हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक को डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो आ सकती हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। हम जो है वो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास मोस्ट रिसेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, क्योंकि जब आपके पास इसके पीछे ना पूरी एक हिस्ट्री है। ये आपके पास 1928 के बाद जो है वो इसके ऊपर काम किया गया था, इस वजह से ये आपके पास जो है वो ज़्यादा सारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बहुत सारे साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि इससे पहले इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया था और इसका जो काम ना करने की बेसिक रीज़न था वो वूलर थ्योरी था, वाइटल फोर्स थ्योरी था, जिसको वूलर ने आके रिजेक्ट किया और फिर इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू आया। ऑर्गेनिक के अंदर फिर बहुत ज़्यादा काम किया गया और दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ए न्यू वन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। ऐसे तमाम कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बेसिकली बनते हैं, जिनका बेसिक स्केलेटन कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होता है, उस बेसिक स्केलेटन के अंदर कहीं पे कोई हेटेरोएटम भी मौजूद हो सकते हैं, तो उनको हम उनके डेरिवेटिव्स के अंदर बोलेंगे। तो जब आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाएगी तो उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे और उस ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है।
और आप हाइड्रोकार्बन किनको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन बीन कार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन जरूरी तौर पे मौजूद होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी कहलाएंगे एज वेल एज हाइड्रोकार्बन भी कहलाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे आपके पास आपकी सराउंडिंग मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं। आई थिंक सो हमारे पास ऑर्गेनिक नेचर जो है वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा सराउंड किए हुए है, जिसके अंदर हमारी डेली यूजेस की भी अगर चीजें देखी जाएं तो वी टोटली रिलाई ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि अगर हम देखें सुबह उठते ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ डील करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी सोप यूज करते हैं, आप कोई भी डिटर्जेंट यूज करते हैं, आप कोई फेस वॉश यूज करते हैं, आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप कोई भी जो है वो कोई और चीज कोई पॉलीमर यूज करते हैं, कोई प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं, आप ऑटोमोबाइल के लिए फ्यूल यूज करते हैं, या आप खाना पकाने के लिए कोई कंबस्टन गैस यूज करते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं, आप कुछ भी करते हैं तो वो ऑर्गेनिक इन नेचर ही होता है। जैसे कि आपके क्लोथ्स हैं, हमारा जो फूड स्टफ है वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो हमारे लाइफ के अंदर इसकी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मौजूद है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है ये स्टार्ट कैसे हुई? हमारे पास एक वाइटल फोर्स थ्योरी था, वाइटल कॉन्सेप्ट था, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए जा सकते हैं। उनको लैब में आर्टिफिशियल मेथड या सिंथेटिक मेथड से खुद नहीं बनाया जा सकता। ये थ्योरी कहलाती थी वाइटल फोर्स थ्योरी, कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मेन सोर्स क्या होगा? कोई भी जिंदा चीज। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग काम ही नहीं करते थे, क्योंकि वो यही समझते थे कि हम इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते लैब के अंदर। तो फिर हमारे पास वूलर एक साइंटिस्ट आया था जिसने 1928 के अंदर सबसे पहला एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। वो कंपाउंड उसने एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया था, क्योंकि वाइटल फोर्स कहती थी कि आप ऑर्गेनिक चीजों को ऑर्गेनिक मटेरियल से ही हासिल कर सकते हो, जिसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स में जिंदा चीजें आती थी। तो उसने जब इनऑर्गेनिक मटेरियल के जरिए से, जो कि अमोनियम साइनाइड था, उसके जरिए से जब उसने यूरिया तैयार किया, तो फिर जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई, और फिर केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक डिसिप्लिन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, और फिर जो है वो इसके अंदर सेकंड जो सिंथेसिस की गई थी वो एसिटिक एसिड बनाया गया। इस तरह से फिर आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए गए सिंथेटिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करते हुए। ये आपके पास वूलर का वर्क था जो सबसे पहले उसने किया था। अमोनियम साइनाइड को इस्तेमाल करते हुए उसने यूरिया बनाया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो सबसे पहले है आपके पास कुछ रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स, जिसमें सबसे पहले है लिविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर सम ऑफ द स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, लिविस स्ट्रक्चर क्या है? लिविस स्ट्रक्चर एक साइंटिस्ट के नाम पे उसको रखा हुआ है, लिविस साइंटिस्ट का नाम था। उसने जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड दिया था उस मेथड को हम लिविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन को एक डॉट से, दो इलेक्ट्रॉन को दो डॉट से, या फिर दो डॉट की बजाय आप एक सिंपल डैश लगा देंगे तो वो भी दो इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास लिविस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मूलाज को रिप्रेजेंट किया जाए तो आपके पास जो इथेन है या इथीन है या इथाइन है। अब हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में हम देख लेते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन।
अल्केन के अंदर हम इथेन ले रहे हैं और अल्कीन के अंदर इथीन और अल्काइन के अंदर इथाइन ले रहे हैं। ये आपके पास इथेन, इथीन, अथाइन के अंदर 2 कार्बन होंगी। सिर्फ यहाँ पे जो फर्क होगा वो उनके दरमियान मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का डिफरेंस होता है। जो आपके पास अल्केन है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन में, और जो अल्काइंस होते हैं वहां पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ओके, आप देख सकते हैं कि जो इथेन है उसके अंदर 2 कार्बन है और सारे जितने भी आपके पास बॉन्ड है वो सिंगल 1 डैश लाइन यूज की गई है। इस रिप्रेजेंटेशन के मेथड को हम बोलेंगे लिविस स्ट्रक्चर। सेकंड भी आपके पास इथेन के केस में लिविस स्ट्रक्चर है कि 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा, तो फिर आपके पास जो कंपाउंड होगा या जो कैटेगरी होगी वो ENE वाली होगी, इथीन। इसी तरह अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो YNE इथाइन वाली फैमिली से बिलोंग करेगा। ये आपके पास लिविस मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। हम इस तरह से भी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप उसके डैश को रिप्रेजेंट ना करें, आप उसको कंडेंस फॉर्म के अंदर लिख दें, तो ये भी आपके पास रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड होता है। ये आपके पास ब्रांचिंग है कि किस तरह से CH3 CH2 ब्रांचिंग शो की हुई है, ये अंडरस्टूड होता है। बाजू का ना जिग जैग फॉर्म बस नजर आ रही होती है, उसमें मेंशन नहीं किया हुआ होता CH3 CH2 CH, कुछ भी चीज को मेंशन नहीं किया होता, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बी वाला पॉइंट नजर आ रहा है, इस बी पॉइंट में जो CH3 CH2 CH और फिर उस पर ब्रांच लगाई हुई है CH3 की, ये लिखने की बजाय सिर्फ अगर हम डैश 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 से रिप्रेजेंट कर दें तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे CH3 CH2 है। ठीक है, एक जो पॉइंट होगा वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके पास सी वाला जो है ये इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को आप बी वाले स्ट्रक्चर को सी वाली के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया हुआ, ये अंडरस्टूड भी होता है कि ये जो टर्मिनल है ये CH3 है, टर्मिनल से आगे वाली जो कार्बन है ये CH2 है, क्योंकि एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो जो ऊपर टर्मिनल से ऊपर वाली कार्बन है उसने एक बॉन्ड प्रीवियस कार्बन से बनाया हुआ है, एक बॉन्ड आगे वाली कार्बन से बनाया हुआ है, तो अब इसके 2 बॉन्ड रहते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे CH2 आएगा। इस तरह से अगर उस के डाउन वाली कार्बन को देखें, जो कार्बन नंबर 3 है, उस कार्बन नंबर 3 के अगर बॉन्ड चेक करें तो एक उसने 2 वाली कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक उसने 4 वाली कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो एक उसने नीचे वाली कार्बन के साथ बनाया हुआ है। इसका मतलब उसने 3 तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब अंडरस्टूड है कि एक उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, दैट्स वाई ये जो थर्ड कार्बन है इसके पास अगर आप बी में देखें तो एक हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, ये इस तरह से अंडरस्टूड भी होता है। सेकंड मेथड है ये इससे पहले जो भी सारे टाइप थी वो हमने लिविस स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस की है। सेकंड टाइप आपके पास आती है 2-ब्रोमोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने का भी मेथड वही है कि आपके पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर ब्रोमो ग्रुप अटैच होगा। ये हम ना अल्केन अल्कीन अल्काइन के नोमेनक्लेचर में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से नेमिंग देते हैं। ये साइक्लिक कंपाउंड्स को लिविस मेथड के जरिए से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर आप साइक्लोप्रोपेन को देखें, प्रोपा का मतलब होता है 3 कार्बन वाला कंपाउंड, और ये साइक्लो है, इसका मतलब 3 कार्बन साइक्लिक फॉर्म के अंदर अटैच है। फर्स्ट कार्बन लास्ट वाली कार्बन से जब मिल जाती है तो फिर आपके पास रिंग बन जाता है। वो कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म के अंदर आ जाता है जब फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन या कहीं पे भी किसी कार्बन के साथ लिंक कर लेती है, तो आपके पास साइकिल बन जाता है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कार्बन लास्ट वाली कार्बन से मिलेगी तभी साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। स्ट्रेट चेन के अंदर भी कहीं पे साइक्लाइजेशन हो सकती है।
तो आप कार्बन के साथ उसके हाइड्रोजन्स को मेंशन करें या ना करें, वो अंडरस्टूड होता है आपके पास। आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन के भी अंदर, आप क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन के अंदर भी देख सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके अंदर हम सॉलिड लाइन, डैश और वेजेस को यूज करेंगे। ये मेथड्स होंगे 3D स्ट्रक्चर के लिए। जो सॉलिड लाइन होगी ये बताएगी कि आपका ये जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड को आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये अबव द प्लेन है, ठीक है। और जो डैश वाली लाइन होगी, जिसको हम डैश बॉन्ड बोलेंगे, ये जहां पे भी मौजूद होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये बिलो द प्लेन है। और अगर आप वेज यूज करेंगे जो कि एक डैश की फॉर्म में होगा, ये डैश या वेज वाला बॉन्ड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ये ऑन द प्लेन है। तो अबव, बिलो और ऑन द प्लेन जब आप रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड्स को, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड होगा, इस मेथड को बोलेंगे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। यहाँ पे आप अब देख सकते हैं मीथेन की एग्जांपल के अंदर एक आपके पास जो डैश लाइन नजर आ रही है, ये बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब ये अबव अबव बिलो द प्लेन है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर से अवे है, ऑब्जर्वर को नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये बिलो द प्लेन है। जो आपके पास सॉलिड लाइन से नजर आ रहा है, जिसको सॉलिड वेज बोलेंगे, ये बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, इसका मतलब ये अबव द प्लेन मौजूद है। और जो ये डैश सॉरी जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये 3 डैश, डैश, सॉलिड और ये जो नॉर्मल लाइन है, ये तीनों बॉन्ड डिफरेंट टाइप के हैं। एक अबव है, एक बिलो है, एक ऑन द प्लेन है। इस मेथड को हमने 3 डायमेंशनल मेथड बोलना है। अब हमारे पास जर्नल ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक साइक्लिक और एक एसाइक्लिक। जो एसाइक्लिक होते हैं ये स्ट्रेट चेन होते हैं, ओपन चेन होते हैं, कहीं पे कोई रिंग मौजूद नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म के अंदर होते हैं। सब्स्टिट्यूशंस हो सकती हैं जो कि स्ट्रेट फॉर्म के अंदर ही होंगी, जैसे कि हमने 2 ब्रोमो ब्यूटेन में देखा था कि 2 पोजीशन पे ब्रोमो की सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन कंपाउंड क्या है, एसाइक्लिक है, स्ट्रेट है, ओपन चेन है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आती है वो साइक्लिक या फिर क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड की आती है। फिर इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 के अंदर। 2 टाइप्स, होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम, साइक्लिक मीन साइकिल के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम नेचर के होंगे। और हमारे पास हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक स्केलेटन होता है वो कार्बन का होता है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती रहती है और मैक्रोमोलिक्यूल्स तक ये जा सकते हैं। तो आपके पास होमोसाइक्लिक में जितने भी एटम्स या एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे कार्बन के होंगे। इसी वजह से इसको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और जो आपके पास सेकंड टाइप है साइक्लिक कंपाउंड की, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसका मतलब कि कार्बन स्केलेटन के अंदर कहीं कहीं पे कोई हीट्रो एटम भी मौजूद होता है जो अदर देन कार्बन होगा। अदर देन कार्बन जब कोई भी एटम आ जाएगा साइक्लिक रिंग के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके अंदर हमारे पास ना फ्यूरेन आ जाएगा, थायाजोल आ जाएगा, थायाजोलिडीन आ जाएंगे, थायोल आ जाएंगे, बहुत एजिलिडीन आ जाएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होंगे जिसके अंदर हमारे पास कहीं पे कोई पीरिडीन आ जाएगा, पिपरिडीन आ जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आएंगे। होमोसाइक्लिक को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। जो एलिसाइक्लिक होते हैं
इसके अंदर सिर्फ कार्बन वाला ही स्केलेटन होता है, उसके अंदर कहीं पे एरोमेटिक रिंग मौजूद नहीं होता, एरोमेटिसिटी मौजूद नहीं होती, कॉन्जुगेशन नहीं होती, अल्टरनेशन नहीं होती, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड जब मौजूद होते हैं तो उन कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं, और जब ये एरोमेटिसिटी नहीं होगी तो उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। वो साइक्लिक तो होंगे लेकिन उनके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं होगी, अल्टरनेशन नहीं होगी डबल सिंगल बॉन्ड की। जो एरोमेटिक होते हैं इनमें बेसिकली दो तरह के होते हैं, ये बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर मौजूद होगा, और जो नॉन बेंजीनॉइड होंगे उसमें कोई भी बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि वो हुक्कल रूल को फॉलो करेंगे। हुक्कल रूल हमारे पास एक पूरा एक रूल है जो कि डिजाइन किया गया है हुक्कल साइंटिस्ट के जरिए से। उसने ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने के लिए ये रूल दिया था। जो भी कंपाउंड हुक्कल रूल को ओबे करेगा वो एरोमेटिक इन नेचर होगा, अगरचे वो बेंजीनॉइड है या वो नहीं है। और ये जनरली अगर इसका फॉर्मूला देखें हुक्कल रूल का 2n+ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। अब हमारे पास आते हैं, अब हम उन्हीं कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे जो सबसे पहले हमारे पास ए साइक्लिक, साइक्लिक और फिर उनकी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम ए साइक्लिक की बात करेंगे। ए साइक्लिक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेम दूसरा क्या होता है? एलिफेटिक। ये कंफ्यूजन भी काज कर देता है कि एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, ए साइक्लिक, ये तीनों नाम ना आपस में गुडमुड़ हो जाते हैं। तो एलिफेटिक को ही हम ए साइक्लिक या ओपन चेन या स्ट्रेट चेन बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से है ए साइक्लिक, इसमें कोई भी रिंग आपको नजर नहीं आ रहा, इस वजह से ये एलिफेटिक, ए साइक्लिक, स्ट्रेट, ओपन चेन कहलाएंगे। ए साइक्लिक आर क्लोज, एलिसाइक्लिक, दिस इज एलिसाइक्लिक नॉट ए साइक्लिक। एलिसाइक्लिक को हम क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड बोलते हैं। ये देखें आप, कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के साथ लिंक है और आपके पास एक रिंग हो रहा है। ये आपके पास कार्बोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और नॉन कार्बोसाइक्लिक या हिट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के अंदर एक हीट्रो एटम मौजूद है जो कि ऑक्सीजन है। तो इस एक ही हीट्रो एटम होने की वजह से ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये आपके पास हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एरोमेटिक रिंग मौजूद होना जरूरी है। ये आपके पास इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर जो बेंजीन, एनिलीन और नेफ्थलीन से ली गई हैं, आप देख सकते हैं इन सब रिंग साइकिल्स के अंदर क्या मौजूद है? बेंजीन रिंग या बेंजीन स्केलेटन मौजूद है। तो इसकी वजह से इन सारे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक भी बोलेंगे, साइक्लिक भी बोलेंगे। और कौन सी टाइप के हैं? ये बेंजीनॉइड टाइप के हैं। अब सेकंड वन आपके पास है नॉन बेंजीनॉइड। देख, इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है ना। बेंजीन रिंग क्या होता है? जिसमें 6 कार्बन होती हैं और 6 कार्बन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ये अल्टरनेशन होती है कि आप देख सकते हैं जो बेंजीन रिंग है, आप जिस तरफ से मर्जी स्टार्ट कर लें, अल्टरनेशन ना खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आप जहां से मर्जी स्टार्ट कर लें, आपके पास ये जो सीक्वेंस है अल्टरनेशन का ये टूटेगा नहीं और 6 कार्बन होंगे। उस कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजीन। अब आप जो आपके पास नॉन बेंजीनॉइड के अंदर आ रहा है प्रोपोलोन, इधर आप काउंट करें तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन वाला कंपाउंड है। और इसकी अगर आप अल्टरनेशन देखें डबल सिंगल बॉन्ड की, तो वो भी नहीं है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। इसका मतलब इसमें एरोमेटिसिटी भी जो है वो बेंजीन वाली नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें नीचे से स्टार्ट करें, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल फिर सिंगल और फिर डबल फिर सिंगल, इस तरह से अगर आप कार्बोनिल को भी इन्वॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा? एरोमेटिक बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर
इसके अंदर एरोमेटिसिटी भी मौजूद है, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ सिंगल डबल भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बेंजीनॉइड। इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर आप बॉटम वाली साइड पे देखें, डबल डबल सिंगल, ये सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हो रहा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कहीं आपके पास हेट्रो एटम आ जाएगा, आप देख सकते हैं 4 कार्बन के साथ अगर एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन है तो उसका नाम क्या है, फ्यूरेन। अगर आपके पास सल्फर आता है तो थायोफीन। अगर आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर नाइट्रोजन आता है तो ये पीरिडीन कहलाएगा। ठीक है। और अगर ये जो इसके डबल बॉन्ड मौजूद हैं पीरिडीन के, इनको रिमूव करके नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दें तो उसको बोलेंगे पिपरीडीन। ठीक है। अब आपके पास नोमेनक्लेचर आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जनरली नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास ना, जो हायर लेवल के टेस्ट होते हैं उसके अंदर नोमेनक्लेचर से जरूर क्वेश्चन आता है। In order to clearly identify compound, a systematic system of naming has been developed and is known as IUPAC. I stands for International, U for Union, P for Pure, A for Applied and C for Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry जो है ये आपके पास यूनियन है जो कि डिसाइड करती है कि किस कंपाउंड को किस तरह से नेमिंग देनी है। मतलब आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं जो उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे डिसाइड की गई हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन में मौजूद है तो वो अल्केन कैटेगरी है, अगर डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन की कैटेगरी है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है वो अल्काइन है, अगर OH फंक्शनल ग्रुप आता है तो वो अल्कोहलिक फैमिली से ताल्लुक रखेगा, अगर C डबल बॉन्ड O मौजूद है वो कार्बोनिल है। कार्बोनिल के एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ R है, मतलब कार्बन ही है तो वो एल्डिहाइड है। दोनों तरफ कार्बोनिल के हाइड्रोजन है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। दोनों तरफ कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन है तो वो कीटो फंक्शनल ग्रुप है। अगर एक कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ CH3 है तो वो स्टाइल ग्रुप है। अगर कार्बोनिल के एक तरफ OH है तो वो एक एसिड वाला ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप है। इस तरह से फिर उनकी नेमिंग के मेथड्स अलग होंगे। अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, फिर आप कैसे नेम देंगे उस कंपाउंड को, ये सारे जो रूल्स हैं कि IUPAC जो है वो आपको देती है और यही डिसाइड करती है कि किसको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले जो जर्नल रूल होता है सारे कंपाउंड को नेमिंग देने का, और नोमेनक्लेचर एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी कंपाउंड को साइंटिफिकली वे के अंदर नाम देते हैं तो ये नेमिंग का मेथड कहलाता है नोमेनक्लेचर। हम नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट के बाद हम देखते हैं कि आपका